अब हमें साकामोटो के बारे में बताया जाता है, जो कि एक काफी खतरनाक हिटमैन था, जिसे एक बार एक लड़की से प्यार हो गया था और वो अपने काम से रिटायरमेंट लेके अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। और एक दिन अचानक से इस पे अटैक होने शुरू हो जाते हैं। इससे पता लगता है कि स्लड ने इसके ऊपर एक काफी बड़ी बाउंटी रखी है और वो अलग अलग लोगों को इसे मारने के लिए भेज रहा है। और स्लड ने साकामोटो को मारने के लिए 4 खतरनाक लोगों को हायर किया है और वो साकामोटो को मारने के लिए इस सिटी में भी पहुंच गए हैं। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहा था। तभी अचानक वो एक लाश से टकराता है और वहीं पर गिर जाता है। अब इसके सामने एक लड़की आती है। ये बंदा उससे अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन ये लड़की उसे गले लगा लेती है और तभी अचानक उसे वहीं पर मार डालती है। उसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सा आदमी आता है जो कि एक किलर था और ये अपने थ्रेड्स की मदद से उस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद ये उसकी बॉडी पार्ट को यहाँ पे सजाने लगता है। और तभी उसकी नजर उसके मांगा कलेक्शन पे जाती है जहाँ पर एक वॉल्यूम कम थी। तो वो भागता हुआ स्टोर की तरफ जाता है और वहाँ से वो परचेज कर लेता है और ये बाय करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश था। और इसके बाद हम एक और किलर को देखते हैं जिसने यहाँ पे एक बंदे को मारा होता है। मेरे लिए ये काफी नहीं है। और ऐसे ये अपना काम खत्म करने के बाद एक दूसरे से चैट करने लगते हैं, जिसमें से एक किलर ये कह रहा था, मुझे तो साकामोटो को मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। फिर हम साकामोटो को देखते हैं। फुटांग उससे ये कह रहा था, इस जगह को संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब साकामोटो, शिन और लू बाहर आ गए थे। लू ये कह रही थी, फुटांग तो काफी आसानी से चला गया। और शिन कहता है, अबे वो मैडम, हमने जो पैसे इतनी मुश्किल से इकट्ठे किए थे वो सारे पैसे वो अपने साथ ही ले गया। जिसके बाद ये लोग एक स्टोर में आ गए थे और ये यहाँ पर अपने दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आए थे। शिन और लू यहाँ पे कुछ बुक्स को उठा लेते हैं। साकामोटो इनकी पेमेंट करता है और इनका बिल 1 मिलियन येन था। फिर हम ऑर्डर के लोगों को देखते हैं और इनके साथ एक बुढ़ा आदमी भी था और ये कोई आम इंसान नहीं है, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और इस कार को ओसारागी चला रही थी और वो गलती से दूसरे रास्ते पे चली जाती है। अब ये कार को बैक करने लगती है, जिससे ये बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा हिलने लगता है। ये देखकर हियो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और वो ओसारागी को कार ठीक से चलाने के लिए कहता है। और इस बुड्ढे का नाम ताकामोरा था। तभी अचानक इसके सामने एक मक्खी आती है। ये सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है और अगले ही पल ये गाड़ी को बीच से काट देता है। ये देखकर इन लोगों का कुछ खास रिएक्शन नहीं था, जैसे इन लोगों को इसके बारे में पहले ही पता था। फिर हम साकामोटो और उसकी टीम को देखते हैं जो कि एक मूवी देखने आए थे। और भाई जो ये बुक्स बाय कर रहे थे, दरअसल वो सीडीज थी जिसमें क्रिमिनल्स और हिटमैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और साकामोटो यहाँ तो मस्ती से सो रहा होता है और लू को तो ये मूवी काफी ज्यादा बोरिंग लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो के ऊपर किसी ने एम किया हुआ है और ये और कोई नहीं बल्कि हिसुके था और वो साकामोटो पे फायर कर देता है। साकामोटो काफी तेजी से उस गोली को रुका लेता है। हिसुके हंसता हुआ ये कहता है, अरे वाह साकामोटो, तुमने तो मेरी 99 गोलियों को रुका लिया है, तुम पहले से काफी ज्यादा तेज हो गए हो। और साकामोटो कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन बाकियों के आने से पहले हमें और भी ट्रेनिंग करनी होगी। तभी वहाँ पर शिन भी पहुँच गया था और साकामोटो को वो कह रहा था, तुम्हें जितनी ट्रेनिंग करनी है कर लो, लेकिन वक्त आने पे तुम जरूर से मरोगे। तभी अचानक वो साकामोटो पे अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उसके अटैक को रोक लेता है और ये शिन नहीं बल्कि नागोमो होता है। साकामोटो ये काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम उन कैदियों के बारे में सारा कुछ पता लगा रहे हो। और साकामोटो इसमें हाँ में जवाब देता है और नागोमो कहता है, ऑर्डर के लोग पहले इस चीज में लगे हुए हैं, तुम जैसे मामूली स्टोर वाले को इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। साकामोटो कहता है, तुम इसकी टेंशन मत लो, ऑर्डर से पहले ही मैं उन लोगों को पकड़ लूंगा। नागोमो पूछता है, क्या तुम उन लोगों को जिंदा पकड़ने वाले हो? क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि वो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? अब नागोमो साकामोटो को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें साकामोटो को बी रैंक का किलर बताया होता है। ये देखकर साकामोटो काफी ज्यादा शौक होता है और नागोमो कहता है, जरा मेरे नाम पे भी ध्यान दो, मुझे एस रैंक का किलर बताया गया है। और ये देखकर साकामोटो और भी ज्यादा शौक था, क्या ये कब हुआ? फिर हम लू को एक स्टोर में देखते हैं जो कि कुछ बिल्लियों के साथ खेल रही थी। शिन से वो पूछती है, तुम यहाँ पे क्या खरीदने आए हो? और वो कहता है, आजकल हमारे स्टोर के बाहर बहुत सारे गोलियों के निशान होते हैं, तो उन्हें फील करने के लिए मैं यहाँ पे पुट्टी खरीदने के लिए आया हूँ। वैसे तुम्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि कुछ किलर्स खुलेआम घूम रहे हैं, तो इससे तुम्हारी जान भी खतरे में हो सकती है। लू कहती है, अरे टेंशन मत लो, साकामोटो हमें बचा लेंगे। और वो कहता है, हाँ मुझे पता है वो हमें बचा लेंगे, लेकिन हमें उन पे बोझ नहीं बनना चाहिए।
चाहिए। लेकिन भाई लू यहाँ पे बिल्लियों के साथ खेलने में बिजी थी और वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। तभी शॉप की ओनर आकर शिन को एक डॉग देने लगती है। शिन पहले उसे लेने से मना करता है, लेकिन बाद में वो उसे अच्छा लगने लगता है। तो अब ये दोनों साथ में खेलने लगते हैं। तभी वो डॉगी और बाकी सभी एनिमल्स किसी पे घुर्राने लगते हैं और इसका नाम शो है, जो कि एक किलर है। लगता है इन एनिमल्स को नहीं पता कि जब खतरा सामने होता है तो ऐसे घुर्राते नहीं है, बल्कि वहाँ से भागते हैं। और वो अपने बैग में से एक हथियार निकाल के शिन पे अटैक कर देता है, जिससे शिन काफी दूर जाके गिरता है और स्टोर के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। शिन अब वापस उठ गया था। सो कहता है, बहुत अच्छे शिन, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। शिन काफी ज्यादा शौक था कि इस बंदे को उसका नाम कैसे पता लगा। शो कहता है, इस लिस्ट में सभी मरने वालों के नाम है, और वो ये भी कहता है कि इसमें लू का बी रैंक है, वहीं शिन का सी रैंक है। अब भाई वो ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान होने लगता है कि लू का रैंक इससे ज्यादा कैसे हो सकता है। अब शिन शो पे अटैक करने लगता है और वो उसके माइंड को रीड करके उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो उसके एक जोरदार किक मारता है, लेकिन शो को इससे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो अपने बैग से एक रस्सी निकालता है और अपने वेपन में ऐड कर लेता है। शिन उसके माइंड को रीड कर रहा था और इस बंदे के दिमाग में सिर्फ किल किल चल रहा होता है। अब सो इन पे दोबारा से अटैक कर देता है। ये लोग उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं और जब ये दोबारा से उन पे अटैक करने लगता है, ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लू कहती है, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना ये हमें मार डालेगा। शिन ये सोचता है कि आसपास यहाँ पे कोई हथियार नहीं है। तभी शो लू पे अटैक कर देता है, लेकिन शिन उसे बचा लेता है। लेकिन इस बीच उसके एक कट लग गया था। शो अब ये कहता है, शिन मुझे पता है कि तुम माइंड रीड कर सकते हो, क्या तुम बता सकते हो कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? चलो छोड़ो भी, जब भी तुम्हारे जैसे कमजोर लोग मेरे सामने आते हैं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि मैं जल्दी से उन्हें खत्म कर दूं। तभी लू शो पे अटैक करती है, लेकिन वो इसके अटैक से बच गया था। अब शिन इसी चीज का फायदा उठाकर उस पे फायर से अटैक करता है, लेकिन शो को इससे भी कुछ नहीं होता और फिर वो उन्हीं पे अटैक कर देता है। लेकिन ये लोग वहाँ से बच गए थे और उसका वेपन एक गैस के सिलेंडर पे जाके लगता है, जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन लू ने शिन को यहाँ पे बचा लिया था और शो को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। शिन अपने आप को कोसने लगता है कि लू को उसे बचाना पड़ रहा है, वो इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गया। फिर हम साकामोटो को देखते हैं, जो कि लू और शिन को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो लोग अभी घर वापस नहीं आए थे। हिसुके कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, उन लोगों को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो मेरा काफी अच्छा दोस्त है। साकामोटो कहता है, हाँ मुझे इस बात पे विश्वास है, लेकिन ऐसे मौके काफी ज्यादा कम आए हैं जब शिन को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी है। इधर शो शिन का मजाक बनाने लगता है क्योंकि वो इससे हार रहा था। अरे काश मैं तुम्हारा माइंड रीड कर पाता, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने लास्ट टाइम में क्या सोच रहे हो, और तुम्हें मारने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट है साकामोटो की फैमिली, और उसके बाद मैं साकामोटो को मारूंगा और इस तरह मैं उसके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर शिन को कुछ होने लगता है, उसका ब्लड काफी तेजी से फ्लो करने लगता है और उसकी आंखें भी अब ब्लू हो गई थी। शो जैसे ही उस पर अटैक करता है, लेकिन शिन काफी तेजी से उसके अटैक से बच जाता है और जब वो दोबारा इस पर अटैक करता है तो शिन इस बार उसके वेपन को पकड़ लेता है। मैं तुम्हारे फ्यूचर को देख सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम अब मरने वाले हो। जिसके बाद वो शो पे अटैक कर देता है और इस अटैक से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। अब शो जैसे ही शिन पे अटैक करता है तो शिन उसके अटैक से बच रहा होता है। जिसके बाद शो भी ये सोचने लगता है क्या सच में ये फ्यूचर देख सकता है। जिसके बाद शिन उसके एक जोरदार मुक्का मारता है और शो को इससे काफी ज्यादा चोटें आई होती है और शिन कहता है, जो भी मेरे करीब है मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वुटान शिन को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कुछ बता रहा होता है, जैसे कि शिन सबका माइंड रीड कर सकता है और इससे इसे फाइट में काफी ज्यादा फायदा होता है। और वुटान कहता है, तुम इससे भी एक लेवल अप जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मोटर रेडीनेस पोटेंशियल के बारे में जानना होगा, यानी कि जब आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा होता है नर्व एंडिंग के थ्रू पंचेस थ्रो करने के लिए, अगर उसी वक्त तुम थॉट्स को पकड़ लेते हो तो तुम्हारी फाइटिंग और भी ज्यादा बेटर हो जाएगी। फिर हम शिन को देखते हैं जो कि शो को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और शिन उसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि वुटान ने उसे बताई थी। अब शो को भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, जबकि इसके पास वेपन भी है। शिन तब भी इस पे भारी पड़ रहा है। तभी अचानक से शिन की पावर ओवरलोड होने लगती है क्योंकि उसने अभी अभी इस न्यू पावर को सीखा है और सो इसी चीज का फायदा उठाता है। तभी अचानक से लू बीच में एंट्री मार देती है जिसने प्योर एथेनॉल पी लिया है, यानी कि ये एक तरह का अल्कोहल है और ये ड्रंक मोड में आ चुकी है। जिसके बाद ये शो को काफी बुरी तरीके से मारने लगती है। अब शो को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इसे हुआ क्या है और लू ने तो यहाँ पे हद ही कर दी थी। वो इसके ऊपर बैठ के पूरा शवल इसकी बॉडी में घुसा देती है और वो बार बार एक ही बात कह रही थी, अगर कोई भी मेरी फैमिली पे आंख उठाकर देखेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। अब शो की काफी बुरी तरीके से फट
चुकी थी और वो यहाँ से भागने का ट्राई करता है। अबे यार मुझे अभी नहीं मरना, मुझे अभी काफी सारे लोगों को मारना है। तभी शिन एक कुर्सी लेके एंट्री मारता है और एक ही अटैक में वो इसे ढेर कर देता है। फिर हम एक टेंपल का सीन देखते हैं जहाँ पे ओसारागी और शिशिबा खाना खा रहे थे। तभी शिशिबा के पास नागोमो का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि कैसे एक डेथ रो प्रिजनर की ऑलरेडी मौत हो चुकी है और अब वो और भी प्रिजनर्स को मारने जा रहा है। शिशिबा और ओसारागी खुद भी उन लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इनके हाथ एक भी नहीं लगा। अब ओसारागी तेजी से अपना खाना खाने लगती है और कुछ खाना शिशिबा के लिए छोड़ के वहाँ से जाने लगती है। शिशिबा जैसे उस खाने को खाता है वो देखता है कि इस खाने में ऑनियन है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम सो को देखते हैं जो कि उस स्टोर से निकल के जल्दी से एक कार में बैठता है और अब वो एयरपोर्ट की तरफ निकल रहा था ताकि वो यहाँ से बच सके, लेकिन वो नोटिस करता है कि कार में एक और प्रिजनर बैठा है और वो सो का खेल 10 रुपए में खत्म कर देता है। फिर हम शिन को देखते हैं जो कि अब ठीक है, लेकिन इसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वहाँ पर हमें एक न्यू एसोसिएशन को दिखाया जाता है जिनका नाम है फ्लोटर्स और ये JAA का एक क्लीनिंग ग्रुप है और जहाँ पे भी कोई इंसिडेंट होता है ये लोग जाकर वहाँ पे साफ सफाई करते हैं। फिर हम दोबारा से टेंपल का सीन देखते हैं जहाँ पे ओसारागी अपना सूटकेस लेकर प्रेयर करने के लिए आई होती है और वो प्रे कर रही थी काश उसे भी डेथ रो प्रिजनर्स को मारने का मौका मिले। इससे पहले वो अपनी प्रेयर को कंप्लीट कर पाती तभी अचानक उस पर अटैक हो जाता है और ये अटैक डंप ने किया था, लेकिन ओसारागी आसानी से इसके अटैक को रोक लेती है और अब बारी आती है इसकी बैंड बजाने की। ओसारागी उसको पकड़ के कहती है क्या तुम्हें पता है कि जापान में प्रेयर कैसे की जाती है? 2 बार सर को नीचे झुकाया जाता है और वो उसका सर पकड़ के पत्थरों में मारने लगती है और फिर वो कहती है हाथों को भी जोड़ा जाता है और वो उसके ऐसे ही बजाने लगती है और ओसारागी इसे काफी बुरी तरीके से मार रही थी, लेकिन तभी अचानक ये लड़की दोबारा से खड़ी हो जाती है और इधर शिशिबा ओसारागी को ही ढूंढ रहा होता है। अब ये लड़की ओसारागी पे फिर से अटैक कर देती है, लेकिन ओसारागी अपने सूटकेस की मदद से इस अटैक से बच जाती है। डंप उसे ये कहने लगती है तुम भी तो एक किलर हो और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे जज करो और ओसारागी इस पे जवाब देती है अगर किसी के घर में मक्खी आएगी तो वो उसे मारेगा ही, अरे इसलिए वो मक्खी तुम हो और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगी। डंप उस पर अटैक कर देती है और उसके सूटकेस को लेकर दूर फेंक देती है। अब डंप दोबारा से उस पर अटैक करती है। ओसारागी इस अटैक से बचती है और वहाँ की एक काफी बड़ी बैल को नीचे गिरा देती है और किक मार के उसे डंप की तरफ फेंकती है जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है, जिसके बाद ओसारागी अब बाहर आ गई थी और डंप दोबारा से उस पर अटैक करती है और ये अटैक ओसारागी के हाथ के आर पार हो जाता है, लेकिन ओसारागी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके हाथ को पकड़ लेती है और उसके एक जोरदार किक मारती है। फिर हमें डंप का एक पास्ट दिखाया जाता है। वो पहले जिस चीज को भी लाइक किया करती थी उसका मानना था कि वो चीज और किसी को लाइक ना करे, सिर्फ और सिर्फ वो एक इंसान को लाइक करे, वो थी डंप और इसलिए वो उन सभी लोगों को मार देती थी जो भी इसे लाइक किया करता था। अब प्रेजेंट में उस अटैक से डंप काफी दूर जाके गिरती है और अब वो दोबारा से ओसारागी पे अटैक कर देती है। ओसारागी उसके सभी अटैक से बच रही थी और वो इस किलर के दोबारा से एक जोरदार किक मारती है और ये वापस से दूर जाके गिरती है। अब डंप बार बार ऐसे ही उस पे अटैक कर रही थी और ओसारागी भी बार बार किक मार के उसे पीछे कर रही थी। अब ओसारागी को उसका सूटकेस भी मिल गया था। अब ये किलर ये कहने लगती है आखिरकार हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो हमेशा ही प्यार करती आई है। अब ओसारागी ये कहने लगती है पता है ना कि वो एक किलर है और वो अपने बैग से एक काफी बड़ी ब्लेड को निकाल लेती है। मेरा हमेशा से मकसद है किलर्स को खत्म करना और आज भी मैं वही करने वाली हूँ और थैंक्स मेरा सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम काफी ज्यादा प्यारी हो। और वो उस पर अटैक कर देती है और एक ही अटैक में उसे खत्म कर देती है। फिर हमें एक टावर में हिसुके को दिखाया जाता है। हाँ, मैं उन कैदियों को मार दूंगा और उसके हाथ में उन्हीं प्रिजनर्स की फोटो थी और ये दूर से ही उन कैदियों पे नजर रख रहा था। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपने सर पर हिरन वाला मास्क पहना होता है और ये फोन पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, सारा कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो रहा है क्योंकि ऑर्डर के लोग अब अपने बिल से बाहर आ चुके हैं। अब ये बात करता करता एक रूम में पहुंच गया था। तभी अचानक एक किलर इसके पास आकर इसे अपने थ्रेड से पकड़ लेता है। बताओ तुम किससे बात कर रहे थे? और वो किलर कहता है मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से ही जीना चाहता हूँ, लेकिन ये बंदा कहता है तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों को मारना है जिनका नाम उस लिस्ट में है। लेकिन ये किलर अपने थ्रेड की मदद से इस बंदे को यहीं पे काट देता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बंदा इतने टुकड़ों में कटने के बाद भी अभी भी जिंदा था और ये किसी से फोन पे बात कर रहा था। फोन पे जो इंसान था वो ये कह रहा होता है इस किलर को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, ये उन लोगों को मारने के लिए अभी जो कर रहे हैं ये काफी है। फिर हमें साकामोटो की शॉप के बाहर एक किलर को दिखाया जाता है। वहीं शॉप में साकामोटो की वाइफ फोन पर साकामोटो से
ही बात कर रही होती है और साकामोटो अपनी वाइफ से पूछ रहा था अभी तक कोई कस्टमर आया भी है या फिर नहीं। उसकी वाइफ जवाब देती है और वो कहती है कि अभी तक कोई नहीं आया। साकामोटो कहता है तो ठीक है, अपना ध्यान रखना। तभी अचानक वहाँ पर वो किलर पहुँच जाता है। आओई इससे ये पूछती है आपको क्या चाहिए, लेकिन ये बंदा उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हम शिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिल्ला रहा था और साकामोटो उसका सर पकड़ के बार बार नीचे की तरफ कर रहे थे। हमें पता लगता है कि साकामोटो इसे होलिस्टिक हीलर के पास लेकर आया है क्योंकि पिछली फाइट में इसे काफी ज्यादा चोटें आई थी और ये बुढ़िया जो कि इसका इलाज कर रही थी इसका नाम है मिया, जो कि अपने एरिया में काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि एक बार कोई भी अगर इससे इलाज करवा लेता है तो उसके घाव जड़ से खत्म हो जाते हैं। और साकामोटो काफी टाइम बाद इनसे मिलने के लिए आया होता है, इसलिए ग्रैनी उसे पहचान नहीं पा रही होती है। और हमें बताया जाता है कि इनका एक दूसरा नाम भी है जो कि है गोडली हैंड और इनकी एज 98 हो चुकी है। और ये शिन को ये बताती हैं तुम्हारी जो पावर है अगर तुम उसे 5 मिनट से ज्यादा यूज कर लेते हो तो तुम्हारी काफी बड़ी बैंड बच सकती है, तो इसलिए उसे कम ही यूज करना। और लू भी यहाँ पे कहने लगती है अरे मेरे सिर में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या आप मुझे भी चेक कर सकती हो? मुझे लगता है कि तुमने ज्यादा अल्कोहल पी लिया है, इसी वजह से तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। ये लो ये काढ़ा पियो, इसे पीकर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और फिर ये ग्रैनी साकामोटो को भी चेक करने लगती हैं। वो कहती हैं साकामोटो तुम तो यहाँ पे काफी टाइम बाद आए और फिर भी तुमने ऐसे बच्चे दोस्त बनाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये बच्चे भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और बताओ आखिरकार क्या चल रहा है, तुम आगे क्या करने वाले हो? वैसे मैं चेक कर पा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, लगता है तुम्हें किसी से बदला लेना है। और वो साकामोटो को अभी कुछ भी करने से मना करती है क्योंकि वो अपनी फॉर्मल पावर का 30% रह चुका है और नागोमो और तुम्हारे बीच में काफी ज्यादा गैप आ चुका है। अब साकामोटो वहाँ से उठ के जाने लगता है। ग्रैनी उसकी छाती में एक कोनी मार देती है और उसका लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट ठीक करने के बाद साकामोटो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें साकामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक और प्रिजनर पहुँच चुका था और वो उसकी वाइफ से साकामोटो के बारे में पता करने लगता है। और जब वो इसे कुछ नहीं बताती तो ये उसे गले से पकड़ लेता है। अब वो इसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो इसका हाथ तोड़ देती है और हमें पता लगता है कि असली में ये उसकी वाइफ नहीं थी बल्कि नागोमो था, जो कि अपना भेष बदल के एनिमीज का आने का वेट कर रहा था। दरअसल साकामोटो ने आज इसे स्टोर का ध्यान रखने के लिए कहा था और फिर इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट होती है। नागोमो उसे मारने में नाकामयाब रहता है क्योंकि वो अपनी प्लास्टिक की नाइफ को यूज कर रहा था। फिर हम हिसुके को देखते हैं जो कि दूसरे प्रिजनर्स को ढूंढ रहा होता है। वो कहता है मेरी दादी ने कहा था अगर तुम्हें कभी भी कोई चीज ना मिले तो तुम्हें सीधा अपने नाक के नीचे देखना चाहिए। और वो उसी चीज को फॉलो करते हुए एक ग्लास के नीचे देखने लगता है और नीचे उसका पार्ट दिखाई देता है और यहाँ पर वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसके बारे में वो अच्छे से पता कर सके और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और हिसुके उस पे एम करता हुआ उस पे फायर कर देता है, लेकिन वो इसकी गोली को अपने थ्रेड से ही रुका लेता है और स्पाइडरमैन बन के वो सीधा इसके पास पहुंच जाता है और अब इन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब पीसुके हिसुके के कान में कुछ बताता है और वो नीचे फायर कर देता है। अपार्ट ने अब उसे अपने थ्रेड में बांध लिया था। तो फाइनली साकामोटो का एक दोस्त तो मुझे मिल गया है, अब तुम्हें मारने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। और जैसे वो उस पर अटैक करने वाला था तभी एलिवेटर में से साकामोटो निकलता है और इसके एक जोरदार पंच मारता है। दरअसल हिसुके ने अभी जो फायर की थी वो साकामोटो पे की थी ताकि उसे पता लग सके कि अपार्ट यहाँ पे पहुँच गया है। अपार्ट अब ये कहता है साकामोटो तारो तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, लेकिन तुम काफी ज्यादा मोटे हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। फिर हम मिनिमलिस्ट को देखते हैं जो कि नागोमो को ये बता रहा होता है मैं अभी तक 438 लोगों को मार चुका हूँ और अगला नंबर तुम्हारा होने वाला है। नागोमो कहता है अबे यार क्या ये चीजें तुम गिनते भी हो, इनका हिसाब कौन रखता है? और वो बातों के बीच में ही इसका फोन निकाल लेता है और पहले तो वो स्लर का नंबर चेक करता है, जिसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है कि इसके फोन में क्या क्या है, लेकिन उसे इसमें कुछ नहीं मिलता तो वो इसके फोन को फेंक देता है। और मिनिमलिस्ट को अब जो भी सामान मिल रहा था उससे वो नागोमो पे अटैक करने लगता है, लेकिन वो इससे काफी आसानी से बच रहा होता है। अब मिनिमलिस्ट उसको ढूंढने लगता है क्योंकि वो आसपास नहीं दिख रहा था। नागोमो अब उसके अंदर ही कन्वर्ट होकर उसे एक शीशे में से खींच लेता है। अब नागोमो उसका गला पकड़ के उसकी चेकिंग करने लगता है, लेकिन उसके पास इसे कुछ नहीं मिलता। नागोमो कहता है देखो यार मैं काफी ज्यादा शरीफ इंसान हूँ, तो मुझे बता दो तुम किस तरीके से मरना चाहोगे। अब उसने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था जो कि अलग अलग तरीके के ब्लेड थे। नागोमो उसे एक सिलेक्ट करने के लिए कहता है। वो बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही मेरा मजाक बनाते रहोगे, जिसके बाद वो नागोमो पे अटैक कर देता है। अब नागोमो एक डाइस निकालता है और इस बंदे के मुंह में फेंक कर मारता है और इस पर 3 नंबर आया था और इसके वेपन में तीसरे नंबर पे था एक काफी खतरनाक कैन ओपनर और नागोमो इसी की मदद से इस बंदे का खेल यहीं पे खत्म कर देता है। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपार्ट से फाइट कर रहा था और उसे इससे
फाइट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नागुमो ने मजाक मजाक में उस बंदे को काफी आसानी से मार दिया। मतलब इन दोनों की स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा फर्क है। और हमें पता लगता है कि मिया ने साकामोटो तारो के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट को हिट किया था उसकी वजह से ये अपना वेट भी लूज नहीं कर पा रहा है और साथ ही साथ ना तो फास्ट और ना ही स्ट्रॉन्ग बन पा रहा है। अब अपार्ट अपनी थ्रेड्स की मदद से साकामोटो को पकड़ के खींचने लगता है। वहीं साकामोटो उस पे एक छोटा सा टावर फेंक के मारता है जिसके बाद वहाँ पे रखे हुए सारे टॉयज अब गिरने लगते हैं। वहीं अपार्ट जिसे ओसीडी नाम की एक बीमारी है अब वो जाकर सारे सामान को ठीक करने लगता है। अबे भाई लड़कियों वाली बीमारी है कैसे? साकामोटो अपने वेट को लूज करने की काफी ज्यादा ट्राई कर रहा था लेकिन वो इसमें असफल होता है और वो सोचता है अबे यार ऐसे इससे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है। लेकिन हाँ ग्रैनी ने मेरे एक्यूप्रेशर पॉइंट को काफी ज्यादा ठीक कर दिया है और इसलिए मुझे अपनी बॉडी पहले से ज्यादा लाइट महसूस हो रही है। वहीं हम ग्रैनी को देखते हैं जो कि शिन और लू को ये बता रही होती है साकामोटो बस अपनी 30% फॉर्मल पावर पे है, स्पेशली जब वो पतला नहीं है। वैसे हर वक्त उसे पतला होने की जरूरत नहीं है, उल्टा उसी का वेट उसके ज्यादा काम आ सकता है क्योंकि जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही पावर का फोर्स होगा। अपार्ट अब साकामोटो को फटीचर कहने लगता है क्योंकि उसकी पॉकेट में काफी ज्यादा जंक है और उसकी चप्पलें भी फटी हुई हैं। वहीं ग्रैनी ये बता रही थी साकामोटो को अच्छे से फाइट करने के लिए अपना वेट लूज करने की जरूरत नहीं है, बस उसे इसी फॉर्म में अच्छे से मूव करना सीखना है। और उसके जाते टाइम जब मैंने उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट हिट किया था उसकी वजह से अब उसकी बॉडी ठीक से काम करने लग गई होगी। और यहाँ पे साकामोटो ने अपार्ट का भूत बनाया हुआ था, वो उसे काफी बुरी तरीके से मारता है जिसके बाद वो उसे लिफ्ट में भी ले गया था और वहीं पर उसका धोबी घाट बना देता है और ये लोग एक जगह पे आके गिरते हैं। अपार्ट अब ये कह रहा था बहुत टाइम बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जो मेरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाया है, तो साकामोटो तारो क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? और साकामोटो साफ ही उसे मना कर देता है मेरे पास ऐसा कुछ भी करने का टाइम नहीं है जिसमें मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट हो। अब हम ओसारागी और शिशिबा को देखते हैं और ओसारागी इस टेम्पल को पूरा ही तबाह कर चुकी है और शिशिबा उसे ताने मारता हुआ कहता है क्या तुम्हें पता है ये जो गेट थे वो भगवान के पास जाने का रास्ता है और तुमने इसे पूरा ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। जब सुबह भगवान सोकर उठेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? ओसारागी कहती है ये मुझे अकेले ही करना पड़ा क्योंकि तुम खाना खाने में बिजी थे। अब शिशिबा को एक कॉल आता है और इस तरफ नागुमो था और वो कहता है क्या तुमने फाइल के लास्ट पेज को चेक किया? दरअसल सलर का ये प्लान था कि सारे इनमेट्स मिलकर एक दूसरे को मार डालेंगे और उसके अगले पेज में कुछ और भी लिखा था। और नागुमो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सलर ने इन लोगों को इसलिए हायर किया था ताकि ये लोग इन चीजों को काफी लंबे टाइम तक ड्रैग कर सके। और फिर हम सारे इनमेट्स की रेटिंग देखते हैं और अपार्ट इनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर है। वहीं हम साकामोटो को देखते हैं, अपार्ट उससे ये कह रहा था तुम पहले इंसान हो जिससे मैंने कनेक्टेड फील किया है लेकिन तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा घमंड है। जिसके बाद अब ये दोनों दोबारा से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें अपार्ट का पास्ट दिखाया जाता है। बचपन में कोई भी उससे बात नहीं किया करता था, यहाँ तक कि उसकी मम्मी भी उस पर ध्यान नहीं दिया करती थी और उसे तो अपनी मॉम की आवाज भी याद नहीं थी। लेकिन उसके डैड जो कि अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहा करते थे वो फिर भी उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने इसे एक टॉय भी दिया था। और वो अपने बेटे को बताते हैं असल में एक ही चीज मैटर करती है, वो है तुम्हारे अंदर की अच्छाई। अब ये कुछ दोस्त बनाने की भी ट्राई करता है लेकिन वो लोग इसे भगा देते हैं और ये अब अपने आप को अकेला अकेला फील करने लगता है और वो एक कैंची लेकर उस टॉय को भी फाड़ देता है जो कि उसके डैड ने उसे गिफ्ट किया था। और ये कर उसे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है और उसकी मॉम भी ये चीज नोटिस कर रही थी। जैसे जैसे अपार्ट अब बड़ा होता जा रहा है वैसे ही उसके कनेक्शन भी कम होते जा रहे हैं। साथ में वो अब अलग अलग चीजों से उस टॉय को डिस्ट्रॉय करने लगता है और एक दिन उसे एक कैट मिलती है और उसके साथ भी ये यही करता है। उसके डैड को ऐसा लगता है कि उनका बेटा पागल होता जा रहा है और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगा। अब उसके डैड उसे डॉक्टर से चेक कराने के लिए आए थे। डॉक्टर कहता है कि इसके ब्रेन में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसके डैड डॉक्टर को ही पकड़ लेते हैं। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। अपार्ट अपने डैड को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके डैड उसे एक कोनी दे मारते हैं जिसके बाद ये पूरी तरीके से सठिया जाता है और अपने डैड पे कैंची से हमला कर देता है। और इसके बाद वो अपने डैड के ब्रेन को खोल के चेक करता है और ये करने में उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि इन दोनों का ही ब्रेन एक जैसा था। अब प्रेजेंट में अपार्ट ये कह रहा था देखा मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ। साकामोटो कहता है ये सब कुछ बकवास है, अगर सच में तुम्हें लोगों से कनेक्शन चाहिए तो तुम्हें उन्हें हर्ट करना बंद करना होगा। और अब अपार्ट टावर का एक हिस्सा काट देता है जिससे अब वो नीचे गिरने लगता है और वो साकामोटो से कहता है मैं तुम्हें मारने के बाद ऐसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि तुम्हें मुझसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अब साकामोटो ये सब कुछ खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था। सबसे पहले वो ऊपर जाता है, वहाँ से स्टील वायर लेके इस टावर को किसी तरीके से रुकाता है और हिसुके को भी उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। अब सब
सभी लोग वहाँ से निकलने की ट्राई करते हैं और अब अपार्ट ने साकामोटो को अपनी स्ट्रिंग में बांध लिया था और वो उसका भेजा खोलने ही वाला था। तभी यहाँ पे एंट्री होती है उस ताऊ की, जो कि आते ही इस टावर का एक हिस्सा काट देता है और जैसे ये लैंड करता है ये टावर अब कम्प्लीटली स्ट्रेट हो गया था और ये ताऊ जी अपने ड्राइवर को ये बोल के आए थे कि वो वॉशरूम जा रहे हैं। अब साकामोटो फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और अब वो सीधा अपार्ट पे अटैक कर देता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसके बाद वो अपार्ट को टावर पे फेंक देता है। लेकिन अपार्ट की अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई थी। क्या यार साकामोटो, तुम मुझे अपने से कनेक्ट क्यों नहीं होने दे रहे हो? साकामोटो भाई एक डिश उठा के उसकी तरफ फेंक देता है और फिर खुद भी उसके ऊपर कूद जाता है। अब अपार्ट काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। आखिरकार क्यों मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। साकामोटो को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उससे कहता है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या चूज करना है। और साकामोटो डिसाइड करता है कि अब वो इसे नहीं मारेगा और वो इसे बचा लेता है। और अब ये लोग टावर में आ गए थे। अब साकामोटो एक स्टैंप उठाकर उसके लगा देता है और अब ये इसे लेकर मिया के क्लिनिक जा रहा है। फिर हमें मिया का क्लिनिक दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे लोग बैठे होते हैं। हिसुके उनके लिए चाय बना रहा था और तभी अचानक अपार्ट जाग जाता है। शिन उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और कहता है तुम मेरे सामने सोने की एक्टिंग नहीं कर सकते, मुझे पता लग गया है कि तुम छुपने का ट्राई कर रहे हो। अपार्ट अब ये कह रहा होता है क्या तुम लोग भी डियर गाय के साथ काम करते हो या उसकी तरह तुम भी मेरा इस्तेमाल करना चाह रहे हो? हिसुके कहता है नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, उल्टा हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम ही एक लोते हो जो कि हमारी मदद कर सकते हो। और अपार्ट ये कहता है तुम लोगों ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा, तुम चाहते तो तुम मुझे मार भी सकते थे। और ये लोग कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, बस हम तुम पे भरोसा करके तुम्हारी हेल्प मांग रहे हैं। और अपार्ट इनकी बात सुनकर इन्फॉर्मेशन देने के लिए मान जाता है और अब वो इन्हें बताने लगता है कि वो एक रेनडियर साइबोर्ग के लिए काम कर रहा था, लेकिन इसे स्लर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। लेकिन हाँ, जब मैंने रेनडियर को काटा तो मैंने अपनी एक स्ट्रिंग वहीं पे छोड़ दी थी ताकि मैं उनकी बातें सुन सकूं। और उनसे मुझे एक चीज पता लगी है कि उनका मेन प्लान ये नहीं था कि डेथ रो इनमेट्स कम्प्लीटली हवा मचा दे, बल्कि उनका असली प्लान ये था कि इन सब के बीच वो जेएए की मेन बिल्डिंग पे अटैक करे और उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दे। फिर हमें जेएए के बारे में बताया जाता है इस कंपनी में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें से 400 लोग प्रोफेशनल हिटमैन हैं। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग कर रहे थे। वहीं एक बंदा यहाँ पे गन को चेक कर रहा था और इनके कैंट ओरिजिन का जो हेडक्वार्टर है वो काफी चीजों को पता करता है, जैसे कि ये असासिनेशन मिशन प्रोवाइड कराते हैं, साथ में मैनेजमेंट और मीडिएशन भी। और ये लोग उस एरिया को भी रिपेयर करते हैं जहाँ पे डैमेज हुआ होता है, साथ ही साथ ये न्यू वेपन्स को भी बनाते हैं। और जेएए के लिए ये जगह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम दो बंदों को देखते हैं जो कि साइकिल पे बैठकर इस बिल्डिंग की तरफ ही जाने लगते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड इनसे एम्प्लॉय आईडी मांगता है, लेकिन ये जैकेट वाला बंदा ये कहता है हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय आईडी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे काम ही नहीं करते। अब सिक्योरिटी गार्ड उन पे अपनी गन तान देता है। ये बंदा अपने साथी से पूछता है हे स्लर, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा पुराना एम्प्लॉय कार्ड है? जिससे हमें पता लगता है कि स्लर भी पहले इसी कंपनी में काम किया करता था और वो इस पे मना करता है। और पहला वाला बंदा इस सिक्योरिटी गार्ड को यहीं पे खत्म कर देता है। और स्लर अंदर जाते हुए काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि ये दिन उसके लिए ऐसा है जैसे स्कूल का पहला दिन हो और वो अपने साथी को यहाँ पे काफी चीजें बता रहा होता है। गाकू कहता है मुझे ये बात मत बताओ क्योंकि तुम यहाँ पे नर्वस हो तो तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद साकामोटो ये कहता है तो ठीक है, अब हमारा फाइनल डिसीजन ये है कि हमें जेएए को बचाने के लिए वहाँ पर जाना ही होगा। अब हम स्लर और गाकू को जेएए के हेडक्वार्टर में जाते हुए देखते हैं। अब कुछ गार्ड्स इनसे आईडी कार्ड मांगने लगते हैं, लेकिन ये लोग उन्हें भी मार डालते हैं। स्लर अपने साथी से कहता है आगे का काम अब तुम्हें संभालना होगा। अब यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें ये कहा जा रहा था हमारी बिल्डिंग में 2 एनिमीज घुस चुके हैं, तो जितने भी हिटमैन्स हैं वो लड़ने के लिए आगे आ जाएं और बाकी सभी लोग इस बिल्डिंग से निकल जाएं। लेकिन यहाँ के एम्प्लॉयज इस बात पे ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें यकीन था कि वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन तभी अचानक गाकू ऊपर पहुँच जाता है और ये देखकर इन लोगों की काफी ज्यादा फटने लगती है और एक ही वार में वो सबको खत्म कर देता है। अब कुछ लोग आकर उस पे फायर करने लगते हैं और उनका इंस्ट्रक्टर उन्हें सारा कुछ बता रहा होता है, लेकिन गाकू अपने एक ही वार से उनको भी खत्म कर देता है। तभी यहाँ पे एक और बंदे की एंट्री होती है जो कि आते ही गाकू पे अटैक कर देता है, जिसके बाद गाकू भी अब इस पे फायर से अटैक करता है। इस बंदे को ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन गाकू फिर इस पे अपने हैमर से अटैक करता है और ये बंदा काफी दूर जाके गिरता है। फिर हम 4 लोगों को देखते हैं जो कि लिफ्ट के बाहर स्लर का वेट कर रहे थे। जैसे स्लर यहाँ पे पहुँचता है, पीछे वाला बंदा खुद ही अपने साथियों को मार देता है। दरअसल ये स्लर के साथ मिला हुआ है और ये इसके लिए एक स्पाई बन के जेएए में काम कर रहा था और यहाँ पर इसे अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही थी। स्लर उससे पूछता है क्या तुम्हारा यहाँ पे कोई दोस्त है जिसे तुम बचाना चाहते हो? ये बंदा कहता है हाँ है तो, लेकिन शायद तुम्हारे दोस्त ने अभी तक उन्हें खत्म कर दिया होगा
और ये अपने प्लान के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। इनका प्लान था जेएए को खत्म करके अपनी एक नई दुनिया बनाना जिसमें सारे आशासन इसके अंडर काम करेंगे। अब ये बूढ़े ताऊ भी यहाँ पर पहुँच गए थे और जैसे ही अंदर जाने लगते हैं कुछ लोग उन्हें यहाँ पे रुकाने का ट्राई करते हैं और ये ताऊ हवा से भी तेज उन लोगों को काट डालते हैं। अब गाकू को भी ये फील होने लगता है कि कोई काफी खतरनाक उसकी तरफ आ रहा है। तभी अचानक ये ताऊ वहाँ तक पहुँच जाते हैं और पता नहीं क्यों गाकू को यहाँ पे थोड़ा सा डर लगने लगता है और वो अपने हैमर से उन पे अटैक कर देता है। लेकिन ये ताऊ अपने स्वॉर्ड के हैंडल से ही उसके अटैक को रुका लेते हैं और कुछ ही सेकंड में उसकी उंगलियां भी काट देते हैं। अब गाकू फिर से उन पे अटैक करता है लेकिन ये ताऊ अपनी स्वॉर्ड निकाले बिना ही उसके हथौड़े के 2 टुकड़े कर देते हैं। अब गाकू की काफी ज्यादा फटने लगती है और फिर वो पूरे ही फ्लोर को उड़ा देता है। अब स्लर को भी ये महसूस हो गया था कि गोस्ट ऑफ जेएए अभी भी जिंदा है, यानी कि वो बुढ़ाऊ। और साकामोटो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पहुँच गया था और वो स्लर को देखकर पहचान गया था ये और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त है। शिन भी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि स्लर उसे एक बार मिला था और उसने साकामोटो को हाई कहने के लिए कहा था और स्लर साकामोटो को देखकर कहता है अबे यार तुम तो काफी ज्यादा गोलू मोलू हो गए हो, अब तो तुम अपने बच्चों को खिलाते होंगे। और बिजली की रफ्तार से वो साकामोटो के चाकू घुसा देता है और एक बंदा शिन को गोली मारने ही वाला था लेकिन अपार्ट आकर उसे रुका लेता है। तभी स्लर अपार्ट का एक हाथ भी काट देता है। अब साकामोटो शिन को भी बचा लेता है और वो अपने साथियों से कहता है अब तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि आगे का काम अब मैं खुद संभाल लूंगा। और स्लर साकामोटो से ये कहता है अब फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा और हाँ क्यों ना तुम मुझे फिर से मार दो। साकामोटो अपने पेन से उस पर अटैक करने की ट्राई करता है लेकिन स्लर काफी तेजी से उस पर अटैक करके वहाँ से निकल भी जाता है। अरे साकामोटो तुम्हारे तो नाम में ही मोटो है और तुम क्लास में भले ही मुझसे काफी ज्यादा अच्छे हो लेकिन फाइट में तुम इतने भी अच्छे नहीं हो। किसी को मारने के लिए तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं होने चाहिए। अब शिन उसे बचाने के लिए फाइट में कूद जाता है। स्लर उस पर अटैक करने ही वाला था लेकिन साकामोटो सही टाइम पे उसको बचा लेता है। साकामोटो कहता है मैं अब हिटमैन नहीं हूँ और मैं अब किसी को भी नहीं मारता और स्लर उसे उकसाने लगता है वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी एक छोटी बेटी भी है। अब ये सुनने के बाद साकामोटो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेजी से स्लर पे अटैक करने के लिए आगे जाता है। स्लर पहले ही थोड़ा पीछे हो जाता है जिसके बाद इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो रही थी। स्लर कहता है इस बार तुम मुझे जिंदा मत छोड़ना। शिन साकामोटो को रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसने अपनी फैमिली से ये वादा किया था कि वो कभी भी किसी की जान नहीं लेगा। तभी वहाँ पे गाकू की एंट्री होती है। वो स्लर से कहता है तुमने तो मुझे किसी भी बुढ़ाऊ के बारे में नहीं बताया था जो कि जैकी चैन का चाचा हो। अब ये ताऊ गेट काटते हुए अंदर आ गए थे। एक बंदा उन्हें रुकाने की ट्राई करता है लेकिन वो इसकी गेम यहीं पे बजा देते हैं। साथ में ये गाकू का एक हाथ भी काट देते हैं और वो कहता है आखिरकार फाइट में हाथ की क्या जरूरत है और वो अपने कटे हुए हाथ से ताऊ के ऊपर अटैक करता है और ताऊ की स्वॉर्ड में इससे थोड़े से क्रैक आ जाते हैं। अब स्लर गाकू को रुकाते हुए कहता है चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा लेकिन वो ताऊ अपनी स्वॉर्ड से काफी खतरनाक स्विंग करते हैं। अब साकामोटो भी इन पे अटैक करने लगता है। वहीं ये ताऊ भी इन दोनों की बैंड बजाने वाले थे। तभी ऊड़ा बीच में आकर अपने आप को ही उड़ा लेता है जिससे यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए शांति हो जाती है। अब शिन भागते हुए साकामोटो के पास आता है। वहीं स्लर भी उसे देख रहा होता है और वो गाकू के साथ वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें पता लगता है कि सितंबर के उस दिन में 176 लोग मारे गए थे जिसमें से 3 लोग इंजर्ड हुए थे और एक बंदा गायब हो गया था और वो और कोई नहीं बल्कि बुढ़ाऊ ताऊजी थे। और सिर्फ 6 मंथ में ही स्लर ने जेएए के हिटमैन्स को मारकर उनकी संख्या 1/4 कर दी है। और फिर टाइम स्किप होता है और हम साकामोटो को एक हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ के बूढ़े लोग उसकी काफी ज्यादा केयर कर रहे थे और शिन भी बाहर खड़ा था और उसे अंदर जाने में काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि साकामोटो के साथ जो भी हुआ वो सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है। अब रे और नागुमो साकामोटो के पास स्लर के बारे में पता करने आए थे और साकामोटो उन्हें सारा कुछ बता देता है। स्लर और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना दोस्त उजुकी है। रे कहता है मैंने कभी भी इस बंदे के बारे में नहीं सुना था। तुम्हारी क्लास में सिर्फ तुम और नागुमो काफी ज्यादा फेमस थे और अगर इस बंदे ने अकेले ये सारा कुछ किया है तो सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और शिन भी बाहर से उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। साकामोटो उनसे कहता है मेरे पास स्लर को लेके और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम मुझे उसके बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन बताओगे तो मैं भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। और रियो उससे ये कहता है हम जेएए के बंदे हैं, हम ऐसे किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वैसे अब तुम्हारी फैमिली है, अगर तुम इन चीजों में पड़ोगे तो तुम्हारे बाद उनका क्या होगा। और ये ऐसे ही आपस में फाइट करने लगते हैं जिसके बाद अभी एक दूसरे रूम में आ गए थे। रियो कहता है तुम्हें फाइट करनी ही क्यों है, क्या तुम किसी पे भी भरोसा नहीं करते। साकामोटो कहता है हाँ पहले मैं ऐसा ही था लेकिन अब मैं कुछ लोगों पे भरोसा करने लग गया हूँ। तभी
तभी शीन आकर उस पर अटैक करता है और ये बंदा जाके MRI मशीन में चिपक जाता है। रियो उससे ये कहता है अगर तुम्हें सच में स्लर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम JCC डेटा बैंक में जाकर सारा कुछ चेक कर सकते हो। अब साकामोटो और शिन एक छत पर आ गए थे। शिन साकामोटो से कहता है ये बास्केट मैं आपके लिए लाया था, लेकिन मुझे ये देने में काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि आपका जो हाल हुआ है उसकी वजह मैं ही था। अब साकामोटो अपने मन में ये कहता है कोई बात नहीं, जब स्लर ने मेरी बेटी के बारे में कहा था तो मैं उसे मारने ही वाला था। उस टाइम तुम ही थे जिसने मुझे कंट्रोल किया। और शिन को ये सारा कुछ उसका माइंड रीड करके पता लग रहा होता है। अब हम शिशिबा और ओसारागी को देखते हैं जो कि केंटो रीजन के JAA हेडक्वार्टर में आए होते हैं। और ओसारागी ये कह रही थी अब मुझे पता लग रहा है कि अपना घर डिस्ट्रॉय होना कैसा लगता है। और ये टेम्पल की बात कर रही होती है जो कि इसने फाइट में डिस्ट्रॉय कर दिया था। शिशिबा इस पे कहता है हाँ अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंटो रीजन के 40% लोग मारे गए और इसके बाद इनके स्टॉक प्राइसेस भी काफी ज्यादा नीचे चले गए हैं। इसलिए अब हायर अप्स काफी सारे रूल और रेगुलेशन में चेंजेस करेंगे और वो बहुत सारा नया स्टाफ भी लाने वाले हैं। और अब ये टाइम है हमें पूरे ऑर्डर को इकट्ठा करना होगा ताकि हम बात कर सके। और शिशिबा ऑर्डर के एक न्यू मेंबर के बारे में ही सोच रहा होता है जिसका नाम कानागुरी है। फिर हम एक खंडर से वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पे काशिमो गाकू का कटा हुआ हाथ सिल रहा होता है और वो गाकू से कहता है हाथ को जोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और हाँ ध्यान रखना इसको ज्यादा यूज मत करना वरना हमेशा के लिए ये काम करना बंद कर देगा। और गाकू से थैंक्स बोलता है उसका हाथ ठीक करने के लिए। काशिमो कहता है इसमें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, थैंक्स तो तुम्हें उसे कहना चाहिए जिसने तुम्हारे हाथ को काटा, क्योंकि उसने तुम्हारे हाथ को काफी क्लीन तरीके से काटा और इस वजह से जो तुम्हारे हाथ की मसल टिश्यू थी वो अभी तक अलाइव थी और इसी वजह से मैं उसे ठीक से जोड़ पाया। और स्लर कहता है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है उसका नाम है टाकामोरा जो कि एक ताउची है और मैंने आज तक उन्हें कभी देखा नहीं था क्योंकि वो एक लेजेंडरी हिटमैन है। और इसे ऐसा लगता था कि टाकामोरा कोई जोकर सा इंसान होगा, लेकिन आज उन्हें अपने सामने देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये सुनकर तो गाकू भी काफी ज्यादा शौक होता है और वो भी उस बुड्ढे की तारीफ करना चाहता है, लेकिन भाई क्या करे उसने इसकी बजाय ऐसी है कि ये इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। और ये लोग ये सोच रहे होते हैं अगर सही टाइम पे आके उड़ा ने अपने आप को ब्लास्ट ना किया होता तो ये लोग आज ना बच पाते। और इस फाइट के बाद इन लोगों के काफी लोग मारे जा चुके हैं और इनकी टीम भी काफी कम हो चुकी है, इसलिए ये लोग भी डिसाइड कर रहे हैं कि ये अपनी टीम में और भी लोगों को ऐड करेंगे और उसकी शुरुआत इन लोगों ने कर भी दी है। फिर हम साकामोटो की शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पे शिन साकामोटो को ये बता रहा होता है भले ही मैं JCC में पढ़ा हूँ लेकिन मुझे वहाँ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और इसके पास वहाँ के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो इसे सिर्फ इसके इंटेलेक्ट की वजह से मिले हैं। ये सुनकर हिसुके काफी ज्यादा शौक होता है, अरे वाह बेटे तू तो काफी बड़ा जीनियस है, तूने तो कमाल ही कर दिया। वहीं साकामोटो सारे ही प्रोडक्ट्स की डेट को चेक कर रहा होता है क्योंकि नागामो ने जो मैस मचाया होता है उसकी वजह से इन्हें सारे ही प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़े और यहाँ पे फ्रेश लगाने पड़े। फिर यहाँ पे एंट्री होती है लू की जो कि JCC की वेबसाइट दिखाने लगती है और JCC का मतलब है जापान क्लियर क्रिएशन जो कि अशासंस का एक स्कूल है जिसमें एक साथ 1000 बच्चे रजिस्टर करते हैं और उनके ऊपर 35 टीचर होते हैं, लेकिन उनमें से 10% ही यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं यानी कि 100 बच्चे और मैक्सिमम इसमें मारे जाते हैं और जो इसको क्लियर करते हैं वो आगे जाकर एक अशासन बनते हैं। और यहाँ पे मेल फीमेल जो रेशो होता है वो काफी ज्यादा अलग है, मतलब 8 और 2 का। अब साकामोटो ये कहने लगता है मैंने JCC से ग्रेजुएट तो किया है लेकिन वहाँ पे घुसना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए हम वहाँ पे न्यू स्टूडेंट बन के रजिस्टर करेंगे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है साकामोटो की वाइफ की जिसके हाथ में JCC के फॉर्म थे और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। कहीं तुम हमारी बेटी को यहाँ पे भेजने का तो नहीं सोच रहे, लेकिन साकामोटो इस पे मना कर देता है। फिर हम साकामोटो और शिन को फ्लाइट में देखते हैं, ये दोनों वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। वहीं साकामोटो ने अपने नाम को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया है और वहाँ पर एग्जाम देने की कोई भी एज लिमिट नहीं है और अगर आप फेल हो जाते हो तो दोबारा भी एग्जाम दे सकते हो, इसलिए इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बस सिक्योरिटी को छोड़ के। और ये लोग बात कर रहे थे कि वो एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन फ्लाइट में बैठे हुए बाकी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि ये ऐसे ही बातें करते जा रहे हैं। और तभी उसी फ्लाइट में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रही थी मुझे अपने ऊपर शक नहीं करना चाहिए, अब मैं एग्जाम देने आ गई हूँ तो मुझे ये देना ही पड़ेगा। और ये अपने साथ एक गुड लक चार्म लेकर आई थी। फिर हमें पता लगता है ट्रांसफर एग्जाम जर्नल एग्जाम से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो कि साकामोटो और शिन दे रहे हैं और इसी वजह से एप्लीकेंट का जो लेवल होगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी हम यहाँ पे एक छपरी से बंदे को देखते हैं जिसका नाम है किल बेबी और ये भी इस एग्जाम को देने वाला है और ये इसका 6th अटेम्प्ट है और ये साकामोटो और शिन के पास आकर उन्हें परेशान करने लगता है। साकामोटो और शिन उसे भाव नहीं देते, लेकिन वो नीले बाल वाली लड़की इनके बारे में सोचने लगती है कि कैसे ये छपरी सा बंदा इन न्यू स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है और ये उन्हें एडवाइस
दे रहा होता है कि ऐसे फाइट से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे सेंसेस डल हो जाएंगे और तुम ठीक से फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन भाई ये फुद्दू उसका खाना निकाल के खुद ही खाने लगता है और खा के यहाँ से कल्टी मार लेता है। और शिन तो पूछता भी है क्या मैं उसे मार डालूं, लेकिन साकामोटो इसे अवॉइड करने के लिए कहता है। और इस प्लेन की जो एयर होस्टेस थी वो यहाँ पे अनाउंस करने लगती है आपका पहला एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और इस एग्जाम के जो एग्जामिनर्स हैं वो आपके आसपास ही कहीं बैठे हैं, और इन सारे एग्जामिनर्स के पास एक एक बुलेट है जिसपे JCC लिखा हुआ है। तो तुम्हें एग्जाम खत्म होने से पहले सभी एग्जामिनर से एक एक बुलेट लेनी है, तभी तुम इस एग्जाम में पास हो पाओगे। और हाँ, इस एग्जाम के बीच में अगर तुम किसी को मारना पीटना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक लड़का पूछता है कि हम टीचर्स को भी मार सकते हैं, तो वो लड़की इसमें हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद सभी को यहाँ पे हथियार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। शिन को यहाँ पर एक चाकू मिला होता है, वहीं नीले बाल वाली लड़की को एक मशीन गन मिली थी, और ऐसे ही इन सभी को अलग अलग वेपन मिले होते हैं। और भाई नीचे से बच्चे प्लेन को बाय बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल प्लेन है, लेकिन अंदर काफी खतरनाक वॉर स्टार्ट हो गई थी। चारों तरफ गोलियां और हथियार चल रहे थे, और ये लोग भाई बाथरूम में बैठे हुए बंदे को भी नहीं छोड़ते। और ये किल बेबी वाला बंदा तो एयर होस्टेस पे ही अटैक कर देता है, लेकिन वो इसकी बैंड बजा देती है, और हमें पता लगता है कि ये भी एक एग्जामिनर है। और ये मास्क वाला बंदा एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है, और हमें पता लगता है कि ये बंदा जर्मोफोब है। वहीं शिन लोगों को बिना मारे ये चेक कर रहा होता है कि वो लोग एग्जामिनर है या फिर नहीं। और ये मशीन गन वाली लड़की सभी पे फायर करने लगती है, और इस गन की पावर काफी ज्यादा थी, तो कोई भी इसके पास नहीं आता। तभी वो साकामोटो को देखती है, जिसे यहाँ पर एक पेन मिला होता है, और उसे ऐसा लगता है कि साकामोटो यहाँ पे मारा जाएगा। लेकिन जैसे कोई बंदा उस पर अटैक करता है, साकामोटो कुछ ही सेकंड में उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर ये लड़की काफी ज्यादा शॉक में थी, और बाकी लोग भी साकामोटो को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ये बंदा एग्जामिनर तो नहीं है। जिसके बाद वो लोग भी इस पे अटैक करने लगते हैं। तभी एक बंदा उस लड़की पे अटैक करने लगता है, लेकिन साकामोटो आकर उसे सही टाइम पे बचा लेता है। जिसके बाद हमें पता लगता है जो बंदा इस लड़की पे अटैक कर रहा था दरअसल वो एक एग्जामिनर है, और इसके पास वो JCC वाली बुलेट है। अब ये लड़की साकामोटो को काफी ज्यादा शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए, और वो उसकी तारीफ भी करती है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की है। अब साकामोटो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो इस लड़की को एक बुलेट दे देता है, क्योंकि इसके पास 3 थी। लेकिन ये लड़की ये बुलेट लेने से मना कर देती है। दरअसल मेरा एक रोल मॉडल है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, वो इस तरह कभी भी ये बुलेट एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए मैं ये नहीं ले सकती। अब ये लड़की ये बताने लगती है दरअसल उसके पेरेंट्स का ये मानना है कि वो अपनी कम हाइट की वजह से कभी भी एक असासिन नहीं बन सकती। लेकिन वो साकामोटो को देखकर ये कहती है आप इतने गोलू मोलू हो तब भी आप असासिन बन सकते हो, तो फिर मैं क्यों नहीं। मतलब वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, बस अपनी फीलिंग्स को बता रही थी। फिर हम उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जिसने एयर होस्टेस को पकड़ लिया होता है और उससे एक बुलेट भी छीन ली थी। इस बंदे का नाम था माफुयू सेबा, और अब ये इस लड़की को मारने वाला था, लेकिन तभी शिन आकर उसकी एक लात मारता है और उसे दूर कर देता है। और भाई इस लड़की की एज सिर्फ 14 थी, वहीं शिन की 21, और ये शिन का मजाक उड़ाने लगता है उसे बुढ़ाऊ बोलकर। जिसके बाद इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिन उससे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन एक गोली आकर उसके लग जाती है। वहीं थोड़ा सा ब्लड इस बंदे के जाके लग जाता है और ये उसे साफ करने लगता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बंदा जर्मोफोब है। और ये बंदा आज के दिन इसलिए आया होता है क्योंकि जर्नल एग्जाम वाले दिन इस बंदे को एक फ्लू हो गया था, जो कि इसके भाई की वजह से हुआ था, इसलिए इसने दोबारा एग्जाम देना था और ये आज के दिन आ गया। और हमें ये भी पता लगता है कि इस बंदे को गंदा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये अपने शू में लगी हुई तलवारों से शिन पे अटैक करने लगता है। ये बंदा तलवारों से अटैक कर रहा था। शिन सोचता है कि मुझे साकामोटो पे बोझ नहीं बनना, इसलिए वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। जिसके बाद वो इस बंदे की अच्छी खासी बैंड बजा देता है, और इस लड़के को ये समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। साकामोटो ने शिन को पहले बता दिया था कि वो एग्जामिनेशन में उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, चाहे एग्जाम कितना भी टफ हो। फिर हम दोबारा से इन दोनों की लड़ाई देखते हैं। काफुयो को ऐसा लगता है कि शिन का लक अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता। शिन सच में काफी ज्यादा इस पे भारी पड़ रहा होता है और वो लगातार इस पे गोलियां बरसा रहा था। अब ये दोनों ही काउंटर अटैक करने वाले थे, लेकिन ये मास्क वाला बंदा ये सोच रहा होता है भले ही ये कितना भी तेज हो, लेकिन एक बार मैंने इसे पकड़ लिया तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं शिन अपनी माइंड रीड करने वाली एबिलिटी से इसका सारे माइंड को रीड कर लेता है कि ये क्या सोच रहा है। और शिन कहता है वैसे तुम्हारा प्लान अच्छा है, और वो उसे पकड़ के जमीन पे गिरा देता है। काफुयो कहता है चलो मुझे मार दो, लेकिन शिन इस पे मना करता है मैं एक बुलेट के लिए छोटे से बच्चे को नहीं मार सकता, मुझे ये बुलेट चाहिए थी ताकि मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकूं। लेकिन भाई ये मास्क वाला बंदा एकदम से रोने लगता है तुम इतने बड़े होकर भी इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। और शिन को समझ नहीं आता अबे इसे हुआ क्या है, ये क्या कर रहा है, ये एक्टिंग सी। और शिन भी उसकी तारीफ करने लगता है तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हो, तुम्हें तो डायरेक्ट
डायरेक्ट अशासन का लाइसेंस मिल सकता है। तुम्हें जेसीसी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बच्चा इसलिए ये एग्जाम देना चाहता है ताकि ये बहुत सारे कनेक्शन बना सके और डायरेक्ट ऑर्डर में घुस सके। तभी एक बंदा जो कि स्टोरेज एरिया में छुपा हुआ था वो निकल के इनकी बुलेट छीन लेता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में शिन उसे चित कर देता है। ये देखकर काफुयू और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। शिन उसे कहता है दरअसल तुम्हें ऑर्डर में जाने के लिए बहुत सारे कनेक्शन नहीं बल्कि बहुत सारी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ चाहिए। अब शिन उसे एक बुलेट देके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन काफुयू उसे कुछ कहने वाला था। शिन कहता है अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो। काफुयू कहता है अरे मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे ये साफ वाली बुलेट दे सकते हो, इस पे खून लगा हुआ है। और शिन उस पे गुस्सा करने लगता है। लेकिन फिर भी शिन वहाँ से जाते हुए उसे 2 बुलेट दे देता है और खुद 1 बुलेट रखता है। फिर हम यहाँ पे नीले बाल वाली लड़की को देखते हैं जिसे ढंग से ये गन चलाने नहीं आ रही थी। तभी सागामोटो उसे गन चला के दिखाता है और साथ में ये भी बताता है कि कैसे बुलेट को स्टेबल रखते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। जब सागामोटो उसे अपना नाम तारो बताता है और इस लड़की का नाम था अकीरा। वहीं इस बीच हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कैमरा से सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, साथ में यहाँ पे कमेंट्री भी कर रहा था। वो लोगों से कहता है इतने ज्यादा वायलेंस के बीच मैं एक होप ड्रॉप करता हूँ और वो यहाँ पर एक बुलेट गिरा देता है और कट बोलते ही वो सब लोगों के सिर उड़ा देता है। दरअसल ये सीन मुझे एक फनी मूवी की याद दिला रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही बंदा बोल रहा है। तभी से एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल थी और ये पूछता है आखिरकार कौन है वहाँ पर। फिर हमें इस प्लेन के पायलट्स को दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे थे। 30 मिनट में यहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए हैं और ये एग्जामिनेशन भी जल्दी ही खत्म होने वाला है और थोड़ी देर में हम नीचे पहुँचेंगे। फिर हम काफुयो को देखते हैं जो कि शिन का बार बार पीछा कर रहा होता है। शिन उसे अपने पीछे आने से मना करता है। तभी वो कैमरा वाला बंदा इन्हें देख रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और जो बंदा उसे यहाँ पे ट्रॉली पे लेके आया होता है उसे ये एक बुलेट देके यहाँ से भेज देता है। शिन अब उस बंदे का माइंड रीड करने लगता है और इसे पता लग गया था कि ये बंदा कौन है, कि ये फेमस डायरेक्टर कानागुरी है जो कि सारी अशासन की रियलिस्टिक लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे करता है। इसने अशासन की काफी सारी मूवीज को बनाया भी है और इसके वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फैंस हैं और ये फाउंडर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है। मतलब इतना सारा काम ये अकेले कर लेता है। काफुयू कहता है अब तुम लोग मुझे बोर कर रहे हो, ये मूवीज वगैरह काफी ज्यादा बोरिंग होती है और इनके बोरिंग पार्ट को हम स्किप भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो ये होगा मैं यूट्यूब पे जाके एनिमेट्रिक्स की न्यू वीडियो देख लूं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब मूवीज की ये बेइज्जती सुनकर कानागुरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो इन दोनों की बैंड बजा कर रहेगा। जिसके बाद ये बंदा इन लोगों पे अटैक कर देता है और ये इतना ज्यादा तेज था कि शिन भी इसके मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था और अब ये अपने कटिंग बोर्ड से इन दोनों का सिर काटने ही वाला था। लेकिन तभी सागामोटो इनके ऊपर गोली चला देता है और ये उसने अकीरा की मसल्स को मूव करके किया होता है और कानागुरी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हाँ, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हारा सॉफ्ट ऑरा मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम किसी को मार सकते हो, तुम तो मूवी में एक मेन कैरेक्टर बन सकते हो, बिल्कुल हीरो की तरह। और सागामोटो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन सरप्राइजली वो अकीरा की बात कर रहा होता है और वो अकीरा और उसकी सारी बुलेट्स लेकर वहाँ से भागने लगता है और सबसे पहले जाके वो पायलट की गोली मारता है। जिसके बाद ये प्लेन काफी तेजी से नीचे जा रहा होता है और सारे लोग इधर उधर हो रहे थे। लेकिन इस बंदे को अभी भी इसमें मजा नहीं आया था तो वो इस प्लेन में एक बड़ा सा होल कर देता है जिससे सारे लोग अब बाहर गिरने लगते हैं। अब लोगों को समझ नहीं आता कि वो बचेंगे कैसे, लेकिन सभी एग्जामिनर्स के पास यहाँ पे पैराशूट था। फिर हमें एक और एग्जामिनर को दिखाया जाता है जिसका नाम था उसामी और ये सभी एग्जामिनर्स का हेड था। ये काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि सारे लोग अब इस पे ब्लेम डालने वाले हैं। लेकिन तभी एक और एग्जामिनर जिसका नाम आटो था वो इसे एक न्यू प्लान बताती है, क्यों ना तुम सब लोगों से ये कह दो कि ये एग्जाम का सेकंड स्टेज है। लेकिन एक एग्जामिनर जो कि नीचे गिर रहा होता है वो ये कहने लगता है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने ये कुछ भी नहीं सुना था। और शिन भी उसके माइंड को रीड कर लेता है। वहीं हम एक ऐसे बंदे को देखते हैं जो कि नीचे गिरने से पहले ये सोच रहा होता है कैसे वो नीचे गिर के मरने से बच सकते हैं क्योंकि इन्हें नीचे गिरने में पूरे 2 मिनट लगने वाले हैं। वहीं हम कानागुरी को देखते हैं जो कि अब भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो देखना चाहता है कि अकीरा इस सिचुएशन में क्या करेगी। तभी सागामोटो तेज फूंक मारकर ऊपर जाता है और कानागुरी के एक जोरदार लात रखता है और वो उससे बुलेट भी छीन लेता है। अकीरा ये सोच रही होती है तारो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इस सिचुएशन में भी जिंदा रहने से पहले बुलेट लेने की सोच रहा है। और अकीरा ये भी सोच रही थी कि वो क्या कर सकती है क्योंकि उसे बस घर के काम ही आते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे सिलाई बुनाई भी आती है। जिसके बाद वो सभी के कपड़े लेकर उन्हें सील देती है और यहाँ पर एक पैराशूट बना देती है। अब सारे लोग इस पैराशूट को पकड़ लेते हैं जिससे इनकी स्पीड अब थोड़ी सी कम हो गई थी और ये लोग जाकर नीचे पानी में गिर जाते हैं और ये सारे के सारे बच गए थे। लेकिन अकीरा को टहलना नहीं आता और उसे ऐसा लगता है कि अब वो मारी जाएगी। लेकिन सागामोटो ठीक टाइम पे आके उसे बचा लेता है और काफुयो तो भाई अभी भी कंप्लीट
कंप्लेंट ही कर रहा होता है कि उस डायरेक्टर की वजह से इसके सारे ही कपड़े गीले हो गए हैं, अब ये उसे मार ही डालेगा। और शिन भी कह रहा था अब मैं उस डायरेक्टर की एक भी मूवी नहीं देखूंगा। और इन्हें यहाँ पे एक बुलेट भी मिलती है और ये लोग इसे अकीरा को दे देते हैं। अकीरा ये पाकर काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं किल बेबी ये सोच रहा होता है भले ही उसे ये बुलेट ना मिली हो लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फिर हम एक बोर्ड पे एक और एग्जामिनर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जिन लोगों ने इस एग्जाम को पास किया है सच में वो लोग काफी ज्यादा कमाल धमाल के होंगे। और इसका बैग देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये साकामोटो की काफी बड़ी फैन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस फिल्म मेकर ने करा क्या था। ये प्लेन में सभी लोगों की वीडियो बना रहा होता है और इसे अकीरा काफी ज्यादा अच्छी लगती है तो ये कहता है अब से तुम मेरी प्रोटैगनिस्ट हो। और इस फुद्दू ने अपने मजे के लिए पूरे प्लेन को ही ब्लास्ट कर दिया था। सारे लोग नीचे गिर रहे थे लेकिन अकीरा ने सही टाइम पे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया था और सभी लोगों के कपड़े लेकर उनका एक पैराशूट बना दिया जिससे सभी लोग बच गए। और इस बंदे ने ये चीज भी रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन पानी में गिरने की वजह से इसका कैमरा भी खराब हो गया है और अब ये सोच रहा है मेरा तो कैमरा भी खराब हो गया है, अब मैं मूवी कैसे बनाऊंगा, मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर हम शिन और साकामोटो को देखते हैं जो कि अपने कपड़े सुखा रहे थे। शिन ये नोटिस करता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए हैं लेकिन वो सन की डायरेक्टर पता नहीं कहाँ पर है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पे अकीरा भी आ जाती है जो कि इनको देखकर काफी खुश थी क्योंकि ये और इसके साथी सब बच गए और इसके लिए ये बहुत ज्यादा खुश है और इन्होंने इस फर्स्ट एग्जाम को भी पास कर लिया है और अब मैं अपने क्लासमेट्स के साथ अगले लेवल को पास करूंगी। अब शिन क्लासमेट वर्ड सुनकर साकामोटो से ये कहता है क्या यहाँ पे भी स्कूल की तरह फेस्ट वेस्ट होता है क्या? साकामोटो कहता है हाँ यहाँ पे फेस्ट भी होता है साथ में स्कूल ट्रिप भी जिसमें लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पे हम किल बेबी को देखते हैं जो कि यहाँ पे बच चुका है और वो सभी को हाय हेलो कह रहा होता है लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था और लकीली उसे यहाँ पे एक बुलेट भी मिल गई है जिस वजह से इसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। फिर हमें एग्जामिनर्स की टीम दिखाई जाती है जो कि ये बात कर रहे थे अबे भाई यार ये क्या हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, अगली बार हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कम से कम ही लोग मारे जाएं। एयर होस्ट्रेस उसामी कॉल के बताती है बाकी लोग जल्दी ही यहाँ पे पहुँचने वाले हैं जिसके बाद ये अब एक अनाउंसमेंट करने लगता है आओ भाई टिक्की छोले 5 रुपए जिन्हों भी भूख लगी है थे आज। अब इस एग्जाम का थर्ड स्टेज स्टार्ट होने वाला है और हाँ कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स इसमें एंट्री करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ और लोग पहुँच गए थे जो कि सेकंड स्टेज को अब ज्वाइन करेंगे और ये बचे हुए लोगों की तारीफ भी करते हैं कि ये उस इंसिडेंट से बच गए। ओसामी अब सबको ये बताने लगता है ये न्यू कैंडिडेट्स हैं, ये सेकंड स्टेज को यहाँ से ज्वाइन करेंगे और ये इन्हें स्पेशल रिकमेंडेशन कैंडिडेट्स कह रहा होता है। चश्मे वाले बंदे का नाम है काजी, लड़की का नाम है तोरामारू और इस आखिरी वाले लड़के का नाम है शिनाया। अबे भाई लड़की है क्या? बिल्कुल शिनाया, शीला की जवानी। और भाई किल बेबी इन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है ओए तुम्हारी भैंस की डैड, सालो हमने इतना सारा कुछ किया है और तुम बीच में एंट्री कैसे मार सकते हो, निकल लो यहाँ से। लेकिन ये लड़की एक ही सेकंड में इसे नीचे गिरा लेती है और इसके पास जो वेपन था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था और वो इससे कहती है हाँ लड़कियों की तरह ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इस एग्जाम को दो वरना यहाँ से तुम निकल सकते हो। और सामी अब सबको ये बताने लगता है ये रिकमेंडेशन पे जो न्यू लोग आए हैं इनका रिकमेंडेशन प्रोफेशनल हिटमैन या उनकी एजेंसी ने दिया है तो कुछ भी हो जाए तुम्हें इनके साथ खेलना ही होगा। और वो तोरामारू को भी थोड़ा शांत रहने के लिए कहता है लेकिन वो कहती है इस किल बेबी ने मेरी की चैन का मजाक उड़ाया था इसलिए मैंने इसे मारा था। और शिन ये देखकर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसकी जो की चैन थी वो साकामोटो वाली थी। फिर हम स्लर को इसके बाकी साथियों के साथ एक क्लब में देखते हैं। स्लर किसी को कॉल करने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो यहाँ पे कॉल नहीं उठाता। दरअसल इसने ही अपना एक बंदा उस एग्जाम में भेजा है लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो उसके बीच में कॉल नहीं उठा सकता। और काशिमा पूछता भी है क्या उस यंग लड़के को ऐसे मिशन पे भेजना सही रहेगा, वो तो बिल्कुल एक्सपीरियंस भी नहीं है। स्लर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यंग लोगों के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। वैसे गाको और काशिमो तुम दोनों भी तो टीनेजर थे जब मैंने तुम्हें अपना मेंबर बनाया था। अब ओसामी यहाँ पे सबको बता रहा होता है थर्ड स्टेज में सभी लोग एक ग्रुप में काम करेंगे जिसके बाद वो बुलेट को खोलने के लिए कहता है जिसमें एक हेडबैंड था और जिन जिन लोगों के पास जिस कलर का हेडबैंड है वो अपने ग्रुप बना सकते हैं। और इस एग्जाम में जो दूसरे के पीछे टेल लगी हुई है इन्हें उसे ट्रैक करके उससे वो लेनी है जिससे वो इनकी फिजिकल एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टीम वर्क को टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे 7 टीम्स होने वाली है और इस फॉरेस्ट में 10 किलोमीटर का रेडियस है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। अगर किसी ने तुम्हारी टेल को ले लिया तो तुम यहाँ पे डेड कंसीडर किए जाओगे, मतलब कि तुम इसमें फेल हो गए हो। और ये बंदे को ना ये एग्जाम काफी ज्यादा आसान लग रहा होता है। ओसामी
कहता है पहले ही हमारे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो हमें ऐसा स्टेज रखना पड़ा जिसमें ज्यादा लोग ना मारे जाएं। फिर हम देखते हैं साकामोटो, अकीरा और किल बेबी एक टीम में, वहीं शिन, शिबा और काजी एक टीम में। मतलब इन दोनों की टीम अलग अलग है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी टीम थी जिन्हें टाइम खत्म होने से पहले बहुत सारी टेल्स को इकट्ठा करना है। अब इनका यहाँ भी ये एग्जाम स्टार्ट हो गया था। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। साकामोटो शिन से कहता है हम आगे जाके कहीं पे मिलेंगे। शिन कहता है ये एक गेम है और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो तुम बच के रहना। वहीं शिन ने अब एक ब्लू टेल को इकट्ठा कर लिया था और भाई किल बेबी यहाँ पे स्कीम लगा रहा होता है, हम अपनी टेल को पहले ही इतना छोटा कर लेंगे कि कोई भी इसे ले नहीं पाएगा। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। अकीरा पूछती है आपको क्या हुआ, और वो शिन के बारे में सोच रहा था जिसने उससे कहा था साकामोटो मुझे आपकी तरह बनना है। फिर हम एक टीम को देखते हैं जो कि बच्चे भाग रहे होते हैं क्योंकि तारामारू उनका पीछा कर रही थी और वो कहती है मुझे कलर्स काफी ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं सारे ही कलर्स इकट्ठे करने वाली हूँ। वो बंदा कहता भी है तुम्हारे पास तो एक कलर की टेल पहले ही है, तो तुम कोई और सी जाके कलेक्ट कर सकती हो। लेकिन भाई वो उन लोगों पे अटैक कर देती है और एक का तो हाथ भी काट देती है। और इसे ना कलर्स कलेक्ट करने का शौक है और ये इसे काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहे होते हैं। फिर हम किल बेबी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि अकीरा और साकामोटो यहाँ पे मस्त मौज काट रहे होते हैं। और किल बेबी कहता है अबे यार ये तुम क्या कर रहे हो, हमें वो टेल्स इकट्ठी करनी है और तुम यहाँ पे मस्त खा पी रहे हो। लेकिन भाई फिर भी ये उसकी बात नहीं सुनते और मस्त यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं। फिर हम एक चश्मिश बंदे को देखते हैं जो कि इनसे आके कहता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से भागो, एक पागल सी लड़की हमारा पीछा कर रही है। और जैसे किल बेबी यहाँ से भागने का ट्राई करता है ये एक ट्रैप में फंस जाता है और साथ में साकामोटो और अकीरा भी। लेकिन ये सारा इस चश्मिश का प्लान था क्योंकि इसकी टीम ने ही यहाँ पे अटैक किया होता है। अब एक बंदा इन पे गोली चला के इन्हें मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। फिर हम शिन और शिबा को भागते हुए देखते हैं, लेकिन वो पागल लड़की इन पे अटैक कर देती है। शिन काफी आसानी से उससे बच जाता है और ये लड़की ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। अरे वाह तुम्हारे पास तो काफी अच्छी स्किल्स हैं, वैसे मुझे तुम्हारी टीम में होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा व्हाइट कलर है और व्हाइट कलर साकामोटो का कलर है। और शिबा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक उसकी की चैन पे भी लग गया होता है और ये लड़की अब पगलाने लगती है। वहीं हम साकामोटो को देखते हैं जिसने इस ब्लास्ट को अपने एप्रन से ही रोक लिया होता है और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। फिर अकीरा नेट के होल से यहाँ से बाहर आ गई थी। साकामोटो उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो इनको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी। साकामोटो सारी गोलियों को अपने एप्रन से रुका रहा होता है। फिर अकीरा यहाँ पे कुछ सोचने लगती है। वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसे किसी की बात याद आने लगती है और फिर वो अपने आप को जगाने लगती है और वो अपने असेशन मोड में आ गई थी और वो सीधा जाके उस चश्मे वाले बंदे की गर्दन उड़ा देती है सिर्फ अपनी उंगलियों से ही। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बंदे अब यहाँ से भागने लगते हैं। अकीरा उन्हीं का पीछा कर रही थी, लेकिन साकामोटो आकर उसे रुका लेता है। अकीरा ये तुम क्या कर रही हो। अब साकामोटो भाग के जाता है उस चश्मिश के पास और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। तुम ज्यादा हिलो मत, तुम्हारे पे जो अटैक हुआ है उससे तुम्हारी नसें फट गई हैं। अगर मैं तुम्हें जल्दी से ठीक नहीं करूंगा तो तुम मारे जाओगे। और किल बेबी के तो काफी ज्यादा फट रही होती है। हे ये तुमने क्या किया, तुमने इन लोगों को ऐसे कैसे मार दिया। और अकीरा यहाँ पे समझाने लगती है मैं इन्हें मारना नहीं चाहती थी, मैंने बस तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया। तभी साकामोटो को नागोमो की बात याद आने लगती है और उस फ्लैशबैक में नागोमो के साथ एक और बंदा था जो कि अकीरा के जैसा ही लग रहा होता है, लेकिन ये एक आदमी था जो कि ये बता रहा होता है अगर तुम अपने टारगेट पे स्टेयर करते हो तो कभी कभी तुम उसे मारने का पाथ ढूंढ सकते हो। और साकामोटो को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। फिर वो अकीरा से उसकी फैमिली का नाम पूछता है और वो कहती है मेरी फैमिली का नाम है अकायो। फिर हमें बताया जाता है कि साकामोटो की पहले एक टीम भी थी जिसके मेंबर थे साकामोटो, नागोमो और अकायो। फिर हम टोरामारू को देखते हैं जो कि शिन और उसके साथियों की बैंड बजा रही होती है। वो उनसे कहती है तुम लोग काफी लकी हो कि तुम व्हाइट टीम में हो, क्योंकि मुझे भी व्हाइट टीम में होना था क्योंकि व्हाइट टीम साकामोटो की टीम है। और माफुयू उसे ये कहता है अबे यार तुम तो काफी क्रीपी ओटाकू हो। और उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की किसी एनिमे कैरेक्टर को लेके काफी ज्यादा क्रेजी है और तभी ये ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही है, जिसके बाद वो उस लड़की पे अटैक भी कर देता है। लेकिन ये अटैक उसकी डॉल पे लग जाता है जो कि साकामोटो की डॉल थी और उसमें एक स्क्रैच भी आ जाता है। और वो उसे आगे ये भी कहता है तुम जैसे लोग जो कि एक ही चीज पे ऑब्सेस्ड रहते हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं उखाड़ पा रहे होते हैं, इसलिए वो अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। और शिन उस पर टपली मार के ये कहता है अबे ओए तेरा ज्यादा हो रहा है। अब टोरामारू इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा सटिया गई थी और वो अब इन्हें नहीं छोड़ेगी। फिर हम काशिमा, गाको और एक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन कर रहे थे। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो कि ये सोच रही थी अगर किसी को बचाने के लिए मुझे अशासन बनना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और उसने यहाँ पे एक बंदे को मार भी दिया था। अब वो दूसरे बंदे को मारने वाली थी, लेकिन साकामोटो ने उसे रुका लिया था। साकामोटो अब उससे पूछता है तुम्हारा असली नाम क्या है, जिसपे वो जवाब देती है मेरा असली नाम है अकीरा अकाओ। ये नाम सुनकर साकामोटो थोड़ा सा सहम जाता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पे जेसीसी शूटिंग रेंज में हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की बिल्कुल अकीरा जैसी लग रही थी और इसने नागुमो और साकामोटो को एक चैलेंज दिया होता है और ये शूटिंग रेंज वाला कोई कंपटीशन था जिसमें ये लड़की जीत गई थी और इन लोगों ने जो वादा किया था ये दोनों अब उससे मुकर रहे थे। दरअसल इन्होंने कुछ खाने का वादा किया होता है। अब प्रेजेंट में साकामोटो अकीरा से पूछता है क्या तुम रियोन अकाओ को जानती हो, जिसपे ये जवाब देती है हाँ वो मेरी आंटी है। फिर हम दोबारा से टोरामारू को देखते हैं जो कि शिन और उसके साथियों पे गोली बरसा रही होती है। ये लोग काफी बच के उससे आगे भाग रहे होते हैं लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लेती और भागते भागते ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो इससे कैसे बचेंगे। काजी इन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि आगे वाटरफॉल है, ये लोग नीचे गिर जाएंगे, लेकिन वो इसकी बात नहीं सुनते और एकदम से वो नीचे गिर जाते हैं। अब पानी में गिरने के बाद इन्हें यहाँ पे एक कटा हुआ पेड़ मिलता है जिसके सहारे ये ऊपर आ गए थे। वही शिन ये सोच रहा होता है अरे यार ये लड़की साकामोटो के पीछे इतनी दीवानी क्यों है और माफुयो ये कह रहा होता है अबे यार मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन टोरामारू फिर से इनके पास आ गई थी इनकी बैंड बजाने के लिए। फिर हमें बताया जाता है कि जब ये बच्ची थी इसके सामने साकामोटो आया था और जैसे ही इसने पहली बार उसे देखा था ये उसे देखते ही काफी ज्यादा पागल हो गई थी। एक ऐसा बंदा जो कि काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड किलर हो और कोई भी इमोशन ना दिखाए और तब से ही वो इसका आइडल बन गया था और साकामोटो इसके लिए एक डिफरेंट स्पीसीज जैसा है और तब से ही इस लड़की ने उसकी फोटोज लगाना, उसके गाने सुनना, मतलब कि सारा कुछ उसके बारे में ही करना स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक कि उसने अपने बाल भी उसके कलर के ही कर लिए थे और साकामोटो की वजह से ही इसने लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया था ताकि ये ज्यादा दोस्त बना सके जिनकी मदद से ये एक दिन जाके साकामोटो से मिल सके। और ये उससे इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि अगर कोई भी साकामोटो के बारे में इसके सामने उल्टा बोलेगा तो ये उसे नहीं छोड़ेगी। अब शिन और टोरामारू के बीच एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली थी। शिन अपने आप को तैयार करते हुए साकामोटो का सिग्नेचर एक्शन शोल्डर क्रैक करता है। ये देखकर ये लड़की पहचान जाती है, लगता है तुम भी साकामोटो के काफी बड़े फैन हो और वो उससे पूछती है वैसे तुम्हें साकामोटो के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगती है। मुझे तो उसकी सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगती है कैसे वो एक नंबर का कूल एटीट्यूड नो इमोशनल कोल्ड हार्टेड किलर है जो कि बिल्कुल एक मर्डरर मशीन जैसा है। शिन उसे कहता है नहीं तुम गलत सोच रही हो, साकामोटो ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा इंडोरिंग लविंग और केयरिंग बंदा है और आज तक शिन उससे ज्यादा वार्म बंदे से नहीं मिला है। सब लोग उसे इनविंसिबल हिटमैन स्ट्रॉन्गेस्ट हिटमैन कहते हैं और पूरी दुनिया उस पर रिलाई करना चाहती है। अगर सारी दुनिया उस पर रिलाई करेगी तो फिर वो खुद किसके ऊपर रिलाई करेगा। ये सुनकर टोरामारू काफी ज्यादा ऑफेंडेड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शिन खुद को साकामोटो से कंपेयर कर रहा है और वो कहती है ये सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया है, दरअसल मेरे अंदर एक नई फीलिंग आई है, रिफ्यूजल टू शेयर। फिर इन दोनों के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और दूर से बाकी लोग भी इनको देख रहे होते हैं और ये शिन्या था जिसने पहले ही कमाल धमाल कर दिया है और इसने तीनों टेल खट्टी भी कर लिया है। अब वो अपने साथियों से भी उनकी टेल ले लेता है। वो बंदे कहते हैं अरे तुमने तो खुद को भी डिस्क्वालीफाई कर लिया है, लेकिन शिन्या उनकी बातें नहीं सुन रहा होता। वहीं टोरामारू और शिन के बीच में अभी भी फाइट चल रही थी। वो शिन से कहती है अगर तुम मेरे सारे अटैक को ऐसे ही डॉज करोगे तो तुम मेरा क्या ही कर लोगे और वो लगातार उस पर गोलियां और अटैक कर रही होती है। फिर हम काजी को देखते हैं जो कि शिन की मदद करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं चाहता कि वो कबाब में हड्डी बने। जब शिन उसको बुलाएगा तभी ये उसकी मदद करने के लिए जाएगा। वहीं शिन उस पे किक और पंच मार रहा होता है, लेकिन ये लड़की उसे कहती है अगर तुम मुझ पे ऐसे ही काउंटर अटैक करोगे तो मैं तुम्हारी काफी बुरी बैंड बजाने वाली हूँ। अब शिन ये सोचने लगता है अगर साकामोटो यहाँ पे होते तो वो क्या करते, जिसके बाद वो अपनी माइंड रीड एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और टोरामारू पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है और वो उसे वाटरफॉल से नीचे गिरा देता है। अब शिन को पता लगता है कि टोरामारू पानी से बाहर नहीं आई है, शायद वो अंदर डूब रही है, तो शिन उसे बचाने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि साकामोटो की डॉल नीचे फंसी हुई है और ये इसे बाहर निकालने के चक्कर में खुद भी अंदर डूब रही है। शिन अब उसे बाहर निकाल के ले आया था और वो उससे कहता है मैंने तुम्हारी जान इसलिए बचाई क्योंकि अगर साकामोटो भी यहाँ पे होते तो वो भी ऐसा ही करते। और टोरामारू उससे कहती है तो चलो ठीक है तुम भी बन जाओ साकामोटो के फैन क्लब के रैंक 1 वाले बंदे। और शिन उसकी हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी शिनाया आकर टोरामारू को एक जोरदार पंच मारता है और फिर हमें पता लगता है कि इस बंदे को गाकू कंट्रोल कर रहा है और ये सारे एक जगह पे बैठे हैं और ये इसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे जो कि काशिमो ने इन्हें दी थी। काजी अब ये कह रहा होता है ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है और ये वर्थ इट नहीं है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए, जिस पे एक्स कहता है तुम ट्राई करते रहो कोई न कोई तुम्हें मिल जाएगा। अब सारे एग्जामिनर्स वापस आ गए थे। वो कहते हैं इस बंदे ने रूल को ब्रेक किया है, अब देखना हम कैसे इसकी बैंड बजाएंगे। और इन्हें यहाँ पे 4 लोग मरे हुए भी मिले थे। इन्हें ऐसा लगता है कि ये सारा काम शिनाया का है और ये लोग उसे मारने नहीं वाले थे बल्कि उसे यहाँ से भगाने वाले थे। और एक बंदा उससे ये कह रहा होता है असेसिन्स के लिए लव और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तुम्हारे अंदर वो कुछ भी नहीं है तो तुम जेसीसी के मेंबर नहीं बन सकते। लेकिन भाई गाकू सबसे पहले इस टीचर की बैंड बजाता है जिसके बाद वो एक एक करके सभी
टीचर को यहाँ पे धोने लगता है और फीमेल टीचर को तो काफी बुरी तरीके से मारता है। और जामी उन तीनों से कहता है तुम लोग यहाँ से निकल लो, लेकिन शिन यहाँ से जाने से मना करता है और वो उससे फाइट करने के लिए तैयार था। अगर आज मैंने फाइट नहीं की तो मैं कभी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाऊंगा। और सामी को ऐसा लगता है कि शायद ये इस बंदे की डेथ विश है। अब शिन अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसने पहले ही अपनी पावर का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, तो वो यहाँ पर स्टक हो जाता है। अब ये बंदा उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी उस बंदे पे ही डबल अटैक हो जाता है और इसमें गाकू को भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा था। अब ये सारे मिलकर शिनाया पे अटैक करने लगते हैं, क्योंकि शिनाया को गाकू कंट्रोल कर रहा है, तो वो इन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। उसने शिन के एक काफी खतरनाक लात बीमारी होती है, जिससे उसकी नाक से खून भी आने लगता है। क्योंकि शिनाया सो रहा है तो शिन उसका दिमाग नहीं पढ़ पाता। यहाँ पे आजी ये सोच रहा होता है ये दोनों कितने ज्यादा ब्रेव है, ये खुद ही फाइट में आके ज्वाइंट हो गए। मैं भी इस फाइट में जुड़ना चाहता था और मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा सो रहा है, क्योंकि इसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा धीरे चल रही है और अगर मेरा अंदाजा गलत निकला तो यहाँ पे काफी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तोरामारू शिनाया पे गोलियां बरसा रही थी, वहीं शिन उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा होता है और वो शिन पे काफी ज्यादा भारी भी पड़ रहा था। वहीं हम गाकू को देखते हैं जिसके सिर में चोट लग गई थी, क्योंकि ये एक दीवार से जाके टकरा गया था। वहीं शिन और बाकी सब ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है। और फिर हमें पता लगता है कि काशिमो ने एक बंदे को उठा लिया है जो कि एक लेबरर है और उसे पैसों की जरूरत है, तो इसी लालच में वो इसे यहाँ पे लेके आया था। और इस बंदे की बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो गाकू की आधी पावर को इतनी आसानी से हैंडल कर पा रहा है। हमें ऐसे ही और भी बंदों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। काशिमो कहता है नहीं, फेस टू फेस इंटरव्यू भी काफी ज्यादा जरूरी है, तभी हम उनकी पावर के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। अब गाकू दोबारा से इन तीनों पे अटैक कर देता है और माफुयो के तो वो एक जोरदार किक मारता है और वो टोरामारू के साथ भी ऐसा ही करने वाला होता है, लेकिन काजी आकर उसको डॉज कर लेता है। अब माफुयो यही सोच रहा होता है कैसे शिन की वजह से वो इस झमेले में पड़ गया है। काजी उसे बचाने के लिए आगे जा रहा होता है, लेकिन तब तक माफुयो सठी आ जाता है। अब टोरामारू माफुयो को अपने गन पे बैठाती है और उसे ऊपर उछाल देती है और माफुयो सीधा उस बंदे पे अटैक करता है, लेकिन ये बंदा उसे रुका लेता है। लेकिन माफुयो इस बंदे का चश्मा तोड़ने में कामयाब हो गया था, लेकिन इसमें उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं हम काजी को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है ये लोग सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, सामने इतना खतरनाक एनिमी होने के बाद भी ये लोग उससे फाइट कर रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक डरपोक हूँ, मुझे अपने ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही है। और शिन उससे कहता है देखो मुझे तुम्हारे थॉट सुनाई दे रहे हैं, तो अगर तुम्हें हमारी मदद करनी है तो जल्दी से करो। अब ये बंदा उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। मेरे पास एक प्लान है, बस तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। फिर हम सागामोटो और उसके साथी को देखते हैं जो कि जंगल में घूम रहे थे और उन्हें शिन की भी चिंता हो रही थी। और इस साइड हम देखते हैं इस बंदे पे माफुयो ने जो मुक्का मारा होता है उसकी वजह से अब ये एक साइड का नहीं देख पा रहा है और इसे फाइट करने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। फिर हमें काजी के बारे में बताया जाता है दरअसल ये बहुत दूर के साउंड को सुन सकता है और ये उस साउंड को सुनकर शिनाया के सारे मूव्स का पता लगा रहा है। वहीं शिनाया अब जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से अब ये लोग एक केव में आ गए थे और ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं और अब इनका प्लान स्टार्ट होता है। काजी यहाँ पे मूव को सोचेगा और शिन उसके माइंड को रीड कर लेगा, जिसके बाद ये दोनों मिलकर शिनाया पे अटैक करेंगे। और शिन ने ये काम पहले भी सागामोटो के साथ मिलकर करा है, लेकिन सागामोटो का जो थॉट प्रोसेस है वो काफी ज्यादा तेज है, वहीं काजी का थॉट प्रोसेस थोड़ा लैगी है और शिनाया भी यहाँ पे लैगी मूव कर रहा है, तो इससे शिन को कुछ भी समझ नहीं आता और शिन सोच रहा होता है काश काजी थोड़ा सा सागामोटो जैसा होता, लेकिन भाई कोई भी सागामोटो जैसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करेगा, जिससे उसकी लाइफ भी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। जिसके बाद शिन अब सारी अटैक को डॉज कर रहा था और वो काजी का फ्यूचर भी देख पा रहा होता है। फिर शिन उसके एक जोरदार लात मारता है, जिससे उसका एक ग्लव यहाँ पे डिफेक्टिव हो जाता है। ये देखकर गाकू को अब गुस्सा आने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो इन लोगों की बैंड बजाने के लिए शिनाया की बॉडी को ब्रेक कर देगा। काजी कहता है मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ बड़ा करने की सोच रहा हूँ। वहीं शिन अब दोबारा से शिनाया से फाइट कर रहा था। वहीं काजी खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है और उसने शिनाया के सारे इमोट्स को मेमोराइज कर लिया होता है, जिसके बाद वो शिनाया पे अटैक करने लगता है। शिन ये देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे समझ आ गया था कि ये बंदा टोरामारू की तरह क्यों स्पेशल रिकमेंडेशन में था। काशिमो कहता है हमें यहाँ पे म्यूजिक लगाना होगा, जिसके बाद वो बंदा हमारे मूव्स को सुन नहीं पाएगा, लेकिन गाकू को इनसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, तो वो ऐसा करने से मना कर देता है। अब ये फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं और ये अटैक करते हुए उसके काफी ज्यादा नजदीक पहुंच गए थे। शिनाया अब वॉल के पास पहुंच गया था और जैसे कि हमें पता है गाकू इसे कंट्रोल कर रहा है, अगर इसके पीछे कोई भी स्पेस नहीं होगा तो गाकू भी पीछे नहीं जा पाएगा। शिनाया शिन पे अटैक करता है, लेकिन शिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जैसे कि हमें पता है गाकू अपनी फुल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ रहा है, लेकिन अब
वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है और सबसे पहले काजी पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है और इससे उसे बहुत ज्यादा डैमेज आया होता है और फिर वो हल्क स्मैश का इस्तेमाल करके काजी की कान की धज्जियां उड़ा देता है और अब शिन भी यहाँ पे बेहोश होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसका आखिरी टाइम आ गया है। तभी साकामोटो आकर उसके जोरदार किक मारता है और शिनाया काफी दूर जाके गिरता है। शिन को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि इस बार भी साकामोटो को उसे बचाने के लिए आना पड़ा। वहीं काशिमा और गाकू भी अब साकामोटो से फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे और यहाँ पे साकामोटो वार्म अप कर रहा होता है ताकि वो अच्छे से फाइट कर सके। शिनाया उस पर एक पत्थर फेंक के मारता है लेकिन साकामोटो उसे अपने हाथों से ही क्रश कर देता है। अब शिनाया एक मुक्का मार के यहाँ पे दीवार को तोड़ देता है। अब साकामोटो शिन से ये कहता है, जाओ काजी को लेकर यहाँ से बाहर जाओ। तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें कम समझ रहा हूँ, लेकिन अभी तुम्हें काजी की जान बचानी होगी। अब साकामोटो यहाँ पे एक वॉल को तोड़ता है जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा पानी आने लगता है और वो शिनाया के एक जोरदार किक भी मारता है और यहाँ पे गाकू की हालत भी वैसे ही हो रही होती है। अब साकामोटो शिनाया को एक प्लेन में ले आया था और पायलट की सीट पे बैठा के वो उसे बांध देता है। मेरे दोस्त को हम पहुंचाने के लिए तुम्हें डिपोर्ट होना जरूरी है। और साकामोटो शिनाया को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और इतना ही नहीं वो उस पे सूटकेस मार रहा होता है। शिनाया पूरी कोशिश करता है कि वो कम से कम पेन में साकामोटो पे ज्यादा अटैक कर सके, लेकिन साकामोटो एक बुक की मदद से ही उसे काफी दूर पुश कर देता है। अब जो शिनाया का डिवाइस था वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया था और उसे भी पता लग गया था कि अब उसकी एंडिंग होने वाली है। शिनाया प्लेन के ऊपर था, साकामोटो उसके ऊपर कूदता है और वो हवा में उछल के प्लेन के पहियों को घुमाता है और वो उसे इतनी तेज से घुमाता है कि सीधा वो हवा में पहुंच जाता है और उसी विंग से वो शिनाया पे अटैक कर देता है, जिसके बाद शिनाया पानी में जाके गिरता है। उसका डिवाइस भी खराब हो गया था और शायद वो बंदा भी अब मारा जा चुका है। हम तोरामारू को देखते हैं जो कि अपनी इमेजिनेशन में खोई हुई है और उसे कोई बैंडेज लगा रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि ये साकामोटो है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो मोटे साकामोटो को देखकर ये कहती है, तुम कौन हो? लेकिन वहाँ पर एग्जामिनर भी आ गए थे। वो कहते हैं, तुम सातों के साथ लोग इस एग्जाम में पास हो गए हो। और वो एग्जामिनर तारो साकामोटो नाम भी लेता है। ये लड़की ये सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि इस बंदे ने अपना नाम साकामोटो के नाम पे रखा हुआ है। अब एग्जामिनर साकामोटो से बात करने लगता है, एक लेजेंडरी असासिन यहाँ पे क्या कर रहा है? साकामोटो कहता है, इसके कुछ पर्सनल रीजन है। और तोरामारू को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये मोटा बंदा ही उसका साकामोटो है। अब दूसरी एग्जामिनर ये कहती है, इन लोगों का इनरोलमेंट 3 महीने में हो जाएगा और इसी के बीच जो भी नेसेसरी पेपर वर्क है इन्हें वो सबमिट कराने होंगे और थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ और हेलीकॉप्टर आएंगे जो कि शिनाया को लेके यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उसे सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम शिनाया को देखते हैं, हमें ऐसा लगा था कि ये मर चुका है, लेकिन अब ये जिंदा है और काफी तेज तेज रो रहा होता है। शिनाया अब सबको ये बताने लगता है, मैंने ऑनलाइन एक फॉर्म भरा था जहाँ से मुझे काफी सारे पैसे मिलने वाले थे। वो 2 बंदे थे जिन्होंने मुझे ये काम दिया। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहीं साकामोटो और शिन उन बंदों के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते थे। ये बंदा अपने फोन में उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल देखने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो सारी क्लियर हो गई थी और जो भी इसे पैसे मिलने वाले थे वो इसके बैंक में क्रेडिट हो चुके हैं। काजी कहता है, मैंने इन लोगों की कन्वर्सेशन सुनी थी और ये 2 लोगों को रिक्रूट करना चाह रहे हैं ताकि ये लोग अपने नंबर्स को बढ़ा सके। फिर हम काशिमा को देखते हैं जो कि सिलर को ये बता रहा होता है, शिन और साकामोटो दोनों उस जगह पे थे। ये सुनकर सिलर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और सिलर काशिमा से ये कहता है, जेसीसी में मेरा जो भी डेटा है वो सारा उड़ा दो ताकि किसी को भी मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। और गाकू कहता है, उस पूरे आइलैंड पे सिर्फ 2 ही लोग हमारे काम के थे। और इस तरफ हम देखते हैं काफी सारे हेलीकॉप्टर्स आने स्टार्ट हो गए थे। अब सभी स्टूडेंट्स यहाँ से जाने लग जाते हैं। अकीरा जाते हुए साकामोटो को काफी ज्यादा थैंक्स करती है, अगर वो नहीं होता तो शायद ये आज एग्जाम में पास नहीं हो पाती। और शेबा भी शिन को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर तोरामारू और शेबा दोनों एक हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे। तोरामारू शेबा से ये पूछती है, तुम तो काफी थके थके लग रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? फिर हम यहाँ पे डायरेक्टर को देखते हैं। शेबा इसे देखकर यहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन तभी एक बंदा उसका गला पकड़ लेता है और इस बंदे का नाम था कैरोलाइना रीपर। और स्लड ने ही इन दोनों बंदों को हायर किया है ताकि इन दोनों को उठा के ला सके। फिर अगले सीन में हम नागुमो, शिशिबा और ओसारागी को देखते हैं और ये लोग उसी डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। इनकी बातों से हमें ये पता लगता है वो बंदा ऑर्डर का मेंबर है जिसने खुद पुराने एक ऑर्डर के मेंबर को मार दिया था और अब वो खुद एक ऑर्डर का मेंबर बन चुका है। अब ये लोग एक लॉटरी शॉप पे आ गए थे। नागुमो तीनों के लिए एक एक टिकट लेता है और ये डिसाइड करते हैं किसी की भी लॉटरी निकलेगी तो वो सारे पैसे ये आपस में बांट लेंगे। और जब ये लॉटरी के टिकट को स्क्रैच करते हैं इन्हें पता लगता है नागुमो और शिशिबा को सेम मिशन मिला होता है जो कि स्लर से रिलेटेड है। वहीं ओसारागी 20,000 येन जीत गई होती है और वो किसी के साथ भी अपने पैसे शेयर नहीं करने वाली। और ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कैसे
जापान की सोसाइटी पूरी तरीके से इनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो जापान में क्राइम के रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। वहीं स्लर जो कि जेईई को उड़ाना चाहता है, उसकी वजह से यहाँ पे क्राइम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और नागमो के हिसाब से जापान की पुलिस सिर्फ 10% क्राइम रेट को ही कंट्रोल कर पाती है। फिर हम कानागुरी को देखते हैं जो कि सेबा को रिकॉर्ड कर रहा था और वो ये जानने की ट्राई कर रहा होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं कैरोलाइना रीपर उसे रुकने के लिए कहता है, काशिमा भी उसे रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन तभी कैरोलाइना रीपर और डायरेक्टर के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और तभी इन्हें रोकने के लिए यहाँ पे एक न्यू बंदा आता है जिसका नाम है क्लब जैम। अब स्लर तोरामारू और सेबा से बात करने लगता है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक ही मकसद है, पूरी दुनिया की नेचुरल वे को रिस्टोर करना। वहीं काशिमा इन दोनों को इस जॉब के बेनिफिट बता रहा होता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, 5-6 दिन का वर्क वीक और कोई भी ओवर टाइम नहीं। और ये लोग उनसे पूछते हैं अगर हम ज्वाइन न करना चाहे तो क्या होगा। अब सागामोटो और शिन वापस अपनी शॉप पे आ चुके हैं। लू और हिसुके इनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। हिसुके भी काफी ज्यादा जेलस हो रहा होता है क्योंकि उसे भी जेसीसी में जाना था। शिन उसे समझाते हुए कहता है, हम वहाँ पे कोई मजे वजे करने नहीं जा रहे हैं, हमारा एक मिशन है, हमें जेसीसी के डेटा बैंक में जाना है ताकि हम स्लर के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके। अब सागामोटो की बेटी यहाँ पे एक लेटर को लेकर आई थी जिसमें इन दोनों का रिजल्ट था। शिन जब इस लेटर को खोलता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो इसमें A+ लाया है और वो काफी अच्छे से इसमें पास हो गया। वहीं सागामोटो जिसे A+ रेटिंग मिली है वो इस एग्जाम में फेल हो गया है। अब शिन की सटकती है और वो सीधा एग्जामिनर को कॉल लगा देता है, अबे ओए ये तूने क्या किया, सागामोटो को पास क्यों नहीं किया। एग्जामिनर उसे समझाने लगता है, हमने सारे ही कैंडिडेट्स को पास किया है सिर्फ सागामोटो को छोड़कर, क्योंकि हम ऐसे किसी को भी पास नहीं कर सकते जिसके ऊपर बाउंड्री लगी हो। ये सुनकर सागामोटो को गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ पे नागुमा एंट्री मार देता है, हे सागामोटो मैंने सुना है तुमने अप्लाई किया था लेकिन तुम उसमें फेल हो गए हो। अब ये सुनकर सागामोटो को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी नागुमा उन्हें बताता है, जेसीसी में जाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम स्टूडेंट बन के वहाँ पे जाओ, तुम एक टीचर बन के भी वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन फिर भी बाउंड्री होने की वजह से सागामोटो जेसीसी के अंदर नहीं जा सकता। नागुमा कहता है, अरे यार तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम तुम्हें वहाँ पे नहीं भेजेंगे, हम किसी और को वहाँ पर भेजने वाले हैं। और वो उसकी वाइफ की तरफ इशारा करता है। फिर हमें जापान क्लियर क्रिएशन के बारे में बताया जाता है। इस इंस्टीट्यूट में हर साल 1000 लोग आते हैं और 4 साल डोरमेट्रीज में रहते हैं और यहाँ पर वर्ल्ड क्लास असेसन की ट्रेनिंग होती है और ये जापान की बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा दुखी लग रही थी क्योंकि उसे पता लग गया है कि यहाँ पे रोज 10 बंदे मारे जाते हैं और वो छुपकर अपनी क्लास में जाने लगती है। तभी उसका टीचर उस पर गोली चला देता है, ये छुप के आने की क्लास नहीं है तो कल से टाइम पे आना। अब अकीरा एक बंदे के सामने खड़ी होती है जिसका नाम है तानिशी और ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे। अब ये बंदा अकीरा पे अटैक करने वाला होता है। तभी एक औरत आकर अकीरा को बचा लेती है और इसके मूव काफी ज्यादा सिमिलर थे सागामोटो से। हमें पता लगता है कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि सागामोटो है जिसने एक औरत का रूप लिया हुआ है और ये सारा काम नागुमा का था और उसने सागामोटो को 24 घंटे दिए हैं कि वो जीसीसी में जाके स्लर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ले, वरना ये ट्रिक ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। फिर हमें नागुमा को शिशिबा के साथ दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है ये सोच के कि सागामोटो अभी क्या कर रहा होगा। फिर हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि नासुकी नाम के एक बंदे को ढूंढ रहा होता है और वैसे ही ढूंढते ढूंढते शिन के पास आ गया था और शिन वॉशरूम में बैठ के एक मांगा पढ़ रहा था जो कि एक बुली बच्चे के बारे में थी। उसे ऐसा लगता है कि ये बंदा भी उसे मारने वाला है, लेकिन उस बंदे की खुद ही यहाँ पे बैंड बज जाती है और अब ये भी तैयार है स्लर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो गाइस आपको सागामोटो डेज का सीजन 2 कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, कुछ लोग इसे सीजन 1 का पार्ट 2 भी बोल रहे हैं, तो इसमें अब जितने भी एपिसोड थे वो मैंने सारे ही कवर कर दिए हैं। अब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट करके बताना आपको ये पार्ट कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।